हरे कृष्णा। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं टैक्स में? कैपिटल गेन। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है कैपिटल गेन? चलो कुछ तो तुम लोग ने जीवन में अच्छा कहा। हमें उम्मीद नहीं थी, हमें लगता तुमको ठीक है, चल रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया। और अभी तक जितना पढ़ा है सब अच्छे समझ में आ गया, और जो वर्कशीट दी थी 1 वाली वो पूरी कंप्लीट हो गई। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग कैपिटल गेन में ही अगला जो सेक्शन आने जा रहा है 50C, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहले तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ताकि आप और ध्यान से सुनोगे ना। इसमें ना आप मान के चलो एक क्वेश्चन हमेशा उम्मीद रहती है कि इस पे एक क्वेश्चन पूछ लेगा। अब ये 50C है क्या, क्यों लाया गया था 50C, क्या पर्पस है? 50C लाने के पीछे पूरी कहानी जरा सुनिएगा ध्यान से। आपने सुना होगा लोग लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं या बेचते हैं, और ज्यादातर टाइम पे क्या होता है, जो बेचने वाला होता है ना, मान लो सपोज करो मेरे पास एक जमीन है और वो जमीन मैं बेचना चाह रहा हूं 2 करोड़ रुपए की, और आप इंटरेस्टेड हैं खरीदने में, तो ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो बेचने वाला है ना, वो पूरा पैसा एक नंबर में नहीं लेता। मेरे को बेचनी है जमीन 2 करोड़ की, मैंने आपसे कहा 1 करोड़ रुपए तो लूंगा एक नंबर में, बचे हुए 1 करोड़ तुमसे लूंगा नगद। मतलब 1 करोड़ लूंगा कैश, नगद अटैची में भर के, और 1 करोड़ लूंगा एक नंबर का मतलब हो गया बैंक ट्रांसफर, चेक। आप समझ रहे ना? और जब मैं अपना कैपिटल गेन निकालूंगा, हाँ आप समझदार हैं, तो मैं जो सेल कंसीडरेशन दिखाऊंगा ना कि मैंने जो जमीन बेची, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, मैं 2 करोड़ दिखाऊंगा ही नहीं, मैं 1 करोड़ दिखाऊंगा, क्योंकि बचे हुए 1 करोड़ की तो कोई लिखा पड़ी ही नहीं है। तो ज्यादातर लैंड और बिल्डिंग के केसेस में ऐसा देखा जाता है कि कई बार, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, सेलर कुछ पैसा 2 नंबर में लेता है। 2 नंबर समझ गए, जिसपे वो टैक्स पे नहीं कर रहा, ब्लैक मनी। मतलब गांधी जी काले नहीं है, गांधी जी उतने ही गोरे हैं जिसपे हम टैक्स पे नहीं कर। अब साहब इससे बचा कैसे जाए? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी ये बात पता है, उसको भी पता है कि लैंड और बिल्डिंग में बहुत से लोग धांधली करते हैं, 2 नंबर में पैसा लेते हैं, पूरा टैक्स पे नहीं करते, सब कुछ साफ साफ नहीं दिखाते। बट साहब वो करें तो करें क्या? वो कैसे प्रूफ करेंगे कि हमने ये लैंड 2 करोड़ की बेची? क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स तो 1 करोड़ के ऊपर है। जितना भी एग्रीमेंट टू सेल बनाया गया वो पहले 1 करोड़ पे ही बनाया गया, रजिस्ट्री हुई 1 करोड़ के हिसाब से, बचा वो 1 करोड़ तो हमने नगद ले लिया और आपने नगद दे दिया। ना उसकी कोई लिखा पढ़ी आप कर रहे हैं, ना उसकी कोई लिखा पढ़ी हम कर रहे हैं। अब करें तो करें क्या? टैक्स की चोरी समझ रहे हैं ना? सबसे ज्यादा चोरी जो होती थी वो लैंड और बिल्डिंग के केस में ही होती थी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जब भी कोई बेचता था तो पूरा पैसा एक नंबर में लेता ही नहीं था। अच्छा, इससे खरीदार को भी कई नुकसान थे। जैसे मान लीजिए आप जो परचेजर हैं, अगर आपके पास भी ब्लैक मनी है तो आप चाहोगे कि ठीक है निकल जाए यार, 2 करोड़ की है, 1 करोड़ काला धन निकल जाएगा, खत्म। लेकिन अगर आप मान लो व्हाइट मनी कमाए बैठे हो, व्हाइट मनी समझते हो ना, जिसपे आपने टैक्स दिया, अब आप 1 करोड़ नगद लाओगे कहां से? आप समझ रहे हो, आपके पास पैसा है लेकिन व्हाइट मनी है, और मैं कह रहा हूं नहीं, हम तो 1 करोड़ नगद लेंगे और 1 करोड़ आपसे चेक के थ्रू लेंगे। अब आप लाओगे कहां से? या कई केसेस में जो सैलरीड क्लास होते हैं, जैसे आप जब बड़े हो जाओगे ना, डिग्री मिल जाएगी, जॉब करोगे, जॉब करने के बाद आपको थोड़े टाइम बाद लगेगा यार एक हम भी कोई फ्लैट, कोई घर कुछ खरीद लेते हैं। मान लो आपने घर पसंद किया 50 लाख का, 50 लाख का। अब अगर बेचने वाला आपसे कह रहा है कि 50 लाख का है, 20 लाख नगद लाओ, 30 लाख एक नंबर में, आप परेशान हो जाओगे। आपने तो सोचा था ठीक है यार अच्छी खासी मेरी तनख्वाह है,
हम लोन करा लेंगे, होम लोन ले लेंगे, 50 लाख में 2 4 5 लाख रुपए का जो भी तुरंत एक्सपेंस आएगा वो कर देंगे, बाकी का लोन उठा लेंगे। लेकिन बेचने वाला कह रहा है 20 लाख रुपए नकद दीजिए। वो सैलरीड क्लास है, आप परेशान हो जाएंगे अगर ब्लैक मनी नहीं है, आप खरीद नहीं पाएंगे। आप खरीद क्यों नहीं पाएंगे, आप समझ पा रहे हैं? आप खरीदना चाह रहे हैं, आपके पास पूरी विल है, पूरी इच्छा है आपकी खरीदने की, बट आप खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि बेचने वाला कह रहा है नहीं, हमें तो एक नंबर में कम ही पैसा चाहिए, बाकी 2 नंबर में लाइए। ये बड़ा होता था, बहुत दिक्कतें थी, टैक्स की चोरी अलग हो रही है। इन सब से बचने के लिए लाया गया था सेक्शन 50C। सेक्शन 50C आज की तारीख में क्या कहता है सुन लेना बहुत ध्यान से। वो कहता है सर, जब भी आप कोई लैंड या बिल्डिंग बेचते हैं, या दोनों बना बनाया घर, लैंड भी बिल्डिंग भी, या कोई एक चीज लैंड या बिल्डिंग, जब भी आप कोई लैंड या बिल्डिंग बेचते हैं तो सर आप जितने की बता रहे हैं कि हमने बेची, आप जितना भी बता रहे, जाहिर सी बात है हम जो एक नंबर में ले रहे होंगे वही बता रहे होंगे, कह रहा आप जितने की बता रहे हैं जो आपकी एक्चुअल कंसीडरेशन है आप उसको नहीं बता दीजिए हमको। हमने कहा ठीक है। कह रहा वो एक जगह हम लिख लेंगे। हमने कहा ठीक। कह रहा अब हम इसका निकालेंगे 110%। हमने कहा क्या? कह रहा कुछ नहीं, 10% निकाल के जोड़ देंगे। हमने पहले क्या बोला? कह रहा पहले बोला 110%, 110%। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि मैंने ये जमीन बेची 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ का 110% निकाल लो अगर, तो 1 करोड़ 10 लाख, या 1 करोड़ का 10% निकाल के जोड़ दो तो 10 लाख हुआ, 1 करोड़ का 10% जोड़ देंगे तो 1 करोड़ 10 लाख, तो 110% बोलने आप समझ जाओगे ना। तो जैसे आप जितने की बता रहे हो आपने बेची, उसका निकाल लो 110%। हमने कहा निकाल लिया, अब क्या करें? कह रहा अब ये बताओ, आपने जब वो लैंड या बिल्डिंग जो भी बेचा है उस समय उस प्रॉपर्टी का सर्किल रेट कितना था? ने सर्किल रेट मतलब? कह रहा सर्किल रेट वही रेट जिसपे स्टैंप ड्यूटी पे होती है, जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी उस घर की। स्टैंप ड्यूटी मैंने थोड़ा आपको समझाया था कि जैसे कोई भी जब लैंड या बिल्डिंग बिकती है तो हमें स्टैंप पेपर खरीदने पड़ते हैं, 6%, 7%, 8%, उस स्टेट के हिसाब से जहां पे आप बेच रहे हैं, वो स्टेट ने कितनी स्टैंप ड्यूटी लगा रखी है उसके हिसाब से आपको सर्टेन अमाउंट के स्टैंप पेपर खरीदने पड़ते हैं। तो जब स्टैंप पेपर किस पे खरीदे जाते हैं? जो उस प्रॉपर्टी का सर्किल रेट होता है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो होती है, क्या होती है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी होगी, उसी को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बोल सकते हैं, सर्किल रेट बोल सकते हैं। आमतौर पे क्वेश्चन बनाया जाता है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बोली जाती है। हम लोग प्रैक्टिकल जीवन में सर्किल रेट बोलते हैं ज्यादातर। कह रहा सर अब उसका सर्किल रेट बताइए प्रॉपर्टी का। हमने कहा लेट्स से केस नंबर 1, उस प्रॉपर्टी का सर्किल रेट है 1.5 करोड़। कह रहा आपने बेची कितने की? हमने कहा सर हमने 1 करोड़ की बेची। कह रहा उसका 110%। हमने कहा 1 करोड़ 10 लाख। क्या 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा उसका सर्किल रेट है? आंसर इज यस। सर्किल रेट है 1.5 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 10 लाख से भी क्या ज्यादा है? आंसर इज यस, 1.5 करोड़ है। लॉ मेकर कह रहे सर ऐसे में सेक्शन 50C एप्लीकेबल हो जाएगा, और सेक्शन 50C यह कहता है कि सर ऐसे केस में हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन पकड़ेंगे। हमने अरे सर मतलब क्या कह रहे हो? कह रहा मतलब जो सर ने अभी एग्जाम्पल दिया उसमें 1.5 करोड़ रुपए को ही सेल कंसीडरेशन यानी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन दिया जाएगा। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो करेंगे ही करेंगे, या अगर लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स करेंगे, वो सब तो करना ही है। बट साहब मैं कह रहा हूं कि मैंने बेची है 1 करोड़ की। मैं कह रहा हूं सर पेपर देखिए, सब एग्रीमेंट टू सेल में लिखा है 1 करोड़, पैसा जो मैंने लिया 1 करोड़। मैंने कहा मैंने इससे ज्यादा लिया ही नहीं। कह रहा उससे कोई फर्क ही नहीं है, हम तो 50C लगा रहे। 50C लॉ बना दिया, कानून बना दिया कि अगर आपने जितने की बेची उसके 110% से भी ज्यादा अगर सर्किल रेट है, उसके 110%, 110% से भी ज्यादा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विल बी टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। 1.5 करोड़ को ही सेल कंसीडरेशन मानेंगे, माइनस जितने की भी तुमने खरीदी। अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स करने के बाद तब कैपिटल गेन निकलेगा। हमने कहा सर अगर मान लो इस केस को थोड़ा सा चेंज कर दे,
मान लो सर मैं कह रहा हूं मैंने 1 करोड़ की बेची, लेकिन उसका प्रॉपर्टी का सर्किल रेट है 90 लाख। सर्किल रेट कितना है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 90 लाख, और मैं कह रहा हूं मैंने 1 करोड़ की बेची। कह रहा सर ऐसे केस में 50C एप्लीकेबल ही नहीं है। हमने कहा मतलब, कह रहा ऐसे में 50C नहीं लगता। ऐसे में तुम कितने की कह रहे हो तुमने बेची? हमने सर 1 करोड़ की। तो कह रहे 1 करोड़ ही हुई ना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हमने अच्छा इसे में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं लो। कह रहा नहीं नहीं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो तब लेंगे जब तुम्हारे एक्चुअल कंसीडरेशन के 110% से ज्यादा होगी। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर ज्यादा है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, और अगर ज्यादा नहीं है तो जितने की तुम बता रहे हो तुमने बेची है, जितने की तुम बता रहे हो कि तुमने बेची है वही है तुम्हारी सेल कंसीडरेशन। मतलब जो मैंने अभी एग्जांपल दिया दूसरा वाला कि 1 करोड़ की मैंने बेची, उसका 110% होता है 1 करोड़ 10 लाख, लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है केवल 90 लाख, जो 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा नहीं है। जाहिर सी बात है ऐसे केस में 50C एप्लीकेबल ही नहीं है। 50C एप्लीकेबल ही नहीं है तो फिर जितने की तुम बता रहे हो तुमने बेची वही है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। कितनी? 1 करोड़ की 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख तो केवल चेक करने के लिए निकाला कि 50C एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। सर एक बार और बताओ, एक और एग्जांपल। मान लो आप कह रहे हो कि आपने बेची 1 करोड़ की, उसका 110% होता है 1 करोड़ 10 लाख, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी है 1 करोड़ 10 लाख। आपने बेची 1 करोड़ की, 110% होता है 1 करोड़ 10 लाख, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी 1 करोड़ 10 लाख है। 50C एप्लीकेबल नहीं है। 50C क्यों नहीं एप्लीकेबल है? 110% से अगर ज्यादा होगी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तभी एप्लीकेबल होगा। यहां तो 110% के बराबर है, 50C एप्लीकेबल नहीं है। और जब 50C एप्लीकेबल नहीं है तो जितने की तुम कह रहे हो तुमने बेची, हम वही मान लेंगे। कितनी? 1 करोड़ की 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है इस केस में। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? तो 50C कब लगता है? जब 2 कंडीशंस पूरी हो। सर 2 कैसे हो गई? एक कंडीशन की जो चीज आपने बेची वो लैंड हो या बिल्डिंग हो। अगर लैंड या बिल्डिंग छोड़ के कोई और कैपिटल एसेट बेच दिया, ज्वेलरी बेच दी, तो 50C का कोई लेना देना नहीं है। तो लैंड या बिल्डिंग बेची हो। दूसरी बात, जितने की बेची एक्चुअल कंसीडरेशन जो है उसका 110% से ज्यादा क्या चीज हो? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। ऐसे बोल सकते हैं, दूसरी कंडीशन ऐसे बोल सकते हैं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन। फर्स्ट कंडीशन है देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। सेकंड कंडीशन है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन। इफ बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड तो सेक्शन 50C एप्लीकेबल होगा। और जब 50C लगेगा तो 50C कहता है जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वही है तुम्हारी क्या? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। और अगर ये दो नहीं पूरी हुई तो 50C लगता ही नहीं है। और 50C जब लगता ही नहीं है तो तुम जितने की बता रहे हो तुमने बेची वही है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। सर जब भी हम लैंड या बिल्डिंग बेचेंगे तो 50C हमें चेक करना पड़ेगा कि हमसे क्वेश्चन बोलेगा तो हम चेक करेंगे। ये मैंडेटरी सेक्शन है, आपको चेक करना खुद से पड़ेगा। अब पढ़ के देखते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेक्शन 50C। मैं देखो आपसे सारे सेक्शन कभी याद करने के लिए नहीं कहता, बट ये सेक्शन नंबर अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। 50C इंपॉर्टेंट मार्क कराई दिया है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नंबर भी याद हो जाए 50C। 50 के साथ में C है, ब्रैकेट में C नहीं है। सेक्शन 50C इज एप्लीकेबल इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। बेसिकली 2 कंडीशन है। पहली क्या है सर? देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। आपने जो चीज बेची है वो लैंड है या बिल्डिंग है या दोनों है। दूसरा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एडॉप्टेड, एसेस्ड और एसेसिबल। कौन निकालता है सर? ये बाय स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांसफर इज मोर देन, किससे ज्यादा है? 110% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन। मतलब दूसरी कंडीशन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपके याद करने के लिए इज मोर देन कितने परसेंट? 110% ऑफ एसी। एसी क्या?
एक्चुअल कंसीडरेशन। सर ये क्या वर्ड यूज किया आपने, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एडॉप्टेड, एसेस्ड और एसेसिबल। देखो भैया बात समझना, लॉ मेकर जब लॉ बनाता है ना, तो लॉ बनाते समय वो डिक्शनरी खोल के बैठता है और कोई भी चीज उसमें छोड़ना नहीं चाहता कि बाद में कल को डिस्प्यूट हो। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालती है स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी, जिसपे वो स्टैम्प पेपर खरीदवाती है। वो वैल्यू हो सकता है उसने अडॉप्ट कर ली हो, निकाल ली हो, या आप बोले कि सर उसने एसेस करी है, एक ही बात होती है, या अभी आप बोले एसेस करना बाकी है, एसेसिबल है, ये सब एक ही बात है। तो आप इस पे पंगा ना करें, इसलिए लॉ मेकर ने सारे वर्ड यूज कर दिए। बट इन शॉर्ट हम लोगों को केवल एग्जाम के लिए इतना नहीं समझना, हमको क्या समझना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, बस इतना। अडॉप्टेड, एसेस्ड, एसेसिबल, मतलब समझ आ रहे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जितनी निकली वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, एक्चुअल कंसीडरेशन नहीं, डायरेक्ट बोलो 110% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन से ज्यादा होनी चाहिए। सर मतलब मान लीजिए सर, अगर एक्चुअल कंसीडरेशन है, लैंड या बिल्डिंग हमने बेची या दोनों बेची सर, और एक्चुअल कंसीडरेशन है वही 1 करोड़ जो आप बार बार बोल रहे हो, और सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1 करोड़ 5 लाख, क्या सर 50C एप्लीकेबल है, क्या सर 50C एप्लीकेबल है, यस और नो? नो, 50C एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि 1 करोड़ का 110% होता है 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ही नहीं। जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज नॉट मोर देन 110% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन, सेक्शन 50C का कोई रोल है ही नहीं। और 50C का अगर रोल नहीं है तो फिर जितने की तुमने बेची 1 करोड़ वही तुम्हारी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मान ली जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो 50C फिर से एक बार पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है सर, 50C इज एप्लीकेबल, दो कंडीशन, पहली लैंड या बिल्डिंग हो जो बेची है, दूसरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन। इफ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर ऊपर वाली कंडीशन पूरी हो गई तो क्या होगा बताओ, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या चीज होगी, जितनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसी को मान लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, द वैल्यू अडॉप्टेड बाय द स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी, जो स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी ने वैल्यू अडॉप्ट करी, यानी जिसको आप लिख सकते हैं दैट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही हम शैल बी टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो 50C तभी एप्लीकेबल होगा जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तुम्हारी 110% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन से ज्यादा हो, नहीं तो 50C एप्लीकेबल ही नहीं है। पहले मैं इस पे ना एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर ये भी 50C का ही पार्ट है, ये पार्ट, लेकिन ये भी बाद में पढ़ते हैं, पहले एक क्वेश्चन इतने पे कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, बस आप यही देखते रहना, अपनी शीट भी नहीं देखना, नहीं तो आंसर भी दिख जाएगा, यही देखते रहना, डिस्कस हम लोग कर लेंगे। एक्स ट्रांसफर्स अ हाउस प्रॉपर्टी, कब बेची सर इसने, 15 फरवरी 2024। बेटा 15 फरवरी 2024 का मतलब प्रीवियस ईयर 23-24, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। असेसमेंट ईयर 24-25, ठीक है। तो एक्स ट्रांसफर अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 15 Feb 2024, सेल कंसीडरेशन गिवन बिलो इन डिफरेंट सिचुएशन। यहां पे टोटल मैंने 6 सिचुएशन ली हुई हैं, और ये 6 सिचुएशन में अलग अलग सारी सिचुएशन में सेल कंसीडरेशन मैंने बताई है एज पर एग्रीमेंट। का मतलब सर क्या है, जो एक्चुअल कंसीडरेशन है, जो सेलर और बायर के बीच में एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में ये लिखा है। और सर ये वाला कॉलम का है, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी हुई है। और सर कुछ और ऊपर दिया है क्या, बिल्कुल, और एक चीज दी हुई है मैंने, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज ₹8 लाख इन ऑल सिचुएशन। ये क्या चीज है भाई, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से जब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर लॉन्ग टर्म है माइनस करेंगे तभी तो कैपिटल गेन आएगा। यार सर आप इंडेक्स करने के लिए परेशान ना हो ना, वो हम बता दे रहे हैं आपको कि सारी सिचुएशन में 6 की 6 सिचुएशन में इंडेक्स करने के बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8 लाख है। मतलब एक तरीका होता कि हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको देते, फिर आप उसको इंडेक्स करते, कह रहे ये सब छोड़ो, 8 लाख इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो तो हमने ठीक है मान लिया, तो इजी कर दिया हमारे लिए। हमें क्या निकालना है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, यानी प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया 23-24। अब एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहली सिचुएशन
जो ये है, इसमें जो जो मैं पूछूं वो बताना। एक्चुअल कंसीडरेशन कितनी है? 60 लाख। कैलकुलेटर आप निकाल सकते हैं, यूज आप कर सकते हैं। 60 लाख का 110%, 110%, 66 लाख। क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 66 लाख से भी ज्यादा है? आंसर इज यस। ज्यादा है ना? हाँ, यस। क्या 50C एप्लीकेबल है? पहली सिचुएशन में 50C एप्लीकेबल है, और अगर 50C एप्लीकेबल है तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है, यानी कितनी? 68 लाख। और कैपिटल गेन निकालने के लिए 8 लाख की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देते हैं। 8 लाख अगर माइनस कर देंगे तो आपके आप अपने आप आ जाएगी कितनी? 60 लाख का कैपिटल गेन। कौन सा आएगा, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? क्योंकि इंडेक्स कॉस्ट दी थी तो लॉन्ग टर्म ही आएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहली सिचुएशन में आंसर आ चुका है हमारा 60 लाख का। अगर आप कहेंगे तो हम पहले का आंसर आपको दिखा सकते हैं। पहले का आंसर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये छोटे छोटे ऊपर नहीं करेंगे, 60 लाख का आ गया। तो सब में ऐसे ही अपना बस दिमाग लगाना है। दूसरे में चलते हैं सर। सर दूसरे में एक्चुअल कंसीडरेशन है 60 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 66 लाख। पहला तो आपको यह बताना है क्या 50C एप्लीकेबल है, यस और नो? कितने बच्चे कह रहे 50C एप्लीकेबल ही नहीं है सिचुएशन 2 में? ओके, और कितने लोग कह रहे एप्लीकेबल है? तो कितने लोगों को टाइम चाहिए कि जीवन में ये सब क्या चलने लग गया अचानक से? भाई साहब 60 लाख आपकी एक्चुअल कंसीडरेशन है, उसका 110% होता है 66 लाख। क्या 66 लाख से ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है? नहीं जी, एग्जैक्टली 66 ही है। और जब 66 लाख ही है यानी 110% से ज्यादा तो है नहीं, तो बिल्कुल ज्यादातर बच्चे 99% बच्चे जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि 50C एप्लीकेबल ही नहीं है। तो कैपिटल गेन निकलेगा कि निकलेगा ही नहीं? कैपिटल गेन तो निकलेगा, 50C एप्लीकेबल नहीं है। और जब 50C एप्लीकेबल नहीं है तो जितने की आप बता रहे हैं हम उसी को चुपचाप मान लेंगे। कितने को? 60 की 66? 60 मानेंगे, 66 नहीं मानेंगे। 110% वाला नहीं उठाते, 60 लाख मान लेंगे। और 60 लाख में से सर 8 लाख रुपए आपने ऊपर दिया हुआ है सारी सिचुएशन में, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो माइनस कर देंगे। 60 लाख माइनस 8 लाख, 52 लाख हमारा आंसर। ठीक है। सिचुएशन 3 आप बताओ, सिचुएशन 3 में क्या 50C एप्लीकेबल है, यस और नो? नो, आर यू श्योर? कैपिटल गेन बताओ, आंसर बताओ। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन बता पूछ रहा हूं, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है कैपिटल गेन 52 लाख आ जाएगा, क्योंकि 60 लाख की फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन उठाओगे सिचुएशन 3 में, 8 लाख माइनस करोगे 52 लाख। 50C एप्लीकेबल क्यों नहीं था ये सब समझ गए, क्योंकि 60 लाख का 110% होता है 66 लाख, और आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 66 लाख से तो कमी दिख रही है सर, तो इसलिए 60 लाख जो आप बता रहे हैं एक्चुअल कंसीडरेशन, उसी को ही हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मान लेंगे। 8 लाख की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हटा देंगे, 52 लाख आंसर है। सिचुएशन 4 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप बताइए। सिचुएशन 4 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होगा? टेक योर ओन टाइम, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं। और अमन क्या बात है, आपने 6 के 6 सिचुएशन में आंसर लिख के बता दिए, वेरी गुड। और बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन हैं बेटा, शांतनु, अमन, साक्षी, कुलजीत, मिताली, उत्कर्ष, बहुत सारे और भी हैं भाई। आप लोग भी आंसर बताएं। हाँ, क्या लगता है सिचुएशन 4 में? आर यू श्योर 72 लाख पक्का 50C एप्लीकेबल है, यस और नो? 50C एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सिचुएशन 4 में एक्चुअल कंसीडरेशन है 80 लाख। 80 लाख का अगर हम 110% निकालते हैं तो 88 लाख होता है। 88 लाख से ज्यादा तो हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमें नहीं दिख रही, इसलिए सिचुएशन 4 में 50C एप्लीकेबल नहीं है। और 80 लाख जो आप बता रहे हैं उसी को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मान लेंगे। 80 लाख में 8 लाख माइनस करेंगे तो आप बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो, 72 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। सिचुएशन 5 का आंसर बताइए। यहां पे भी 72 लाख कि 88 लाख में 8 लाख माइनस कर दें? 72, 50C यहां पे भी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन सिचुएशन 6 में क्या 50C एप्लीकेबल है? है तो बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? अगर आप कह रहे हो 80 लाख 100, बस 100 रुपए 5 और 6 में अंतर देख लो, सिर्फ 100 रुपए का फर्क पड़ता हुआ। लेकिन सिचुएशन 5 में 100 रुपए आपका मतलब देख रहे हो 80 लाख था, 80 लाख का 110%, 88 लाख आपकी उससे ज्यादा थी नहीं, इसलिए आपने 80 लाख पकड़ा। बट यहाँ पे 80 लाख का 110% होता है 88 लाख, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 88 लाख 100 रुपीज। 100 रुपए ज्यादा हो या 1 रुपए ज्यादा हो, जरा सी भी अगर ज्यादा है
110% से ज्यादा है तो 50C एप्लीकेबल हो जाएगा। और ऐसे में 88 लाख 100 रुपीज को आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानोगे और जिसमें से 8 लाख रुपए 8 लाख रुपीज की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे तो सही आंसर आप सही कह रहे हो 80 लाख 100 रुपीज, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये चेयों सिचुएशन का हमने आपको आंसर दिया हुआ है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया? 50C क्लियर हो गया, दिमाग में चला गया कि जब भी कोई लैंड या बिल्डिंग का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा तो तुरंत क्या चेक करने वाले हैं? एक्चुअल कंसिडरेशन का 110% से ज्यादा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो रही है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कौन सी? बेचते समय कि खरीदते समय? बेचते समय। सर बेटा सर हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था उसमें तो आपने चेक नहीं कराया था स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। अच्छा कहां? देखो ये सारे डाउट आपके आते नहीं है, ये सारे डाउट मेरे को खुद ही क्रिएट करने पड़ते हैं और फिर आपको डाउट पे लेके जाना पड़ता है। मैं बता रहा हूं मैंने कहा क्वेश्चन कराया था आपको। ये तो बोनस शेयर वगैरह वाला था। ये वाला ये क्वेश्चन एक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पहले ही, शायद पहला या दूसरा टर्न जो भी रहा हो कैपिटल गेन का, उसमें ये डिस्कशन हुआ था अपने बीच में, दूसरा टर्न था शायद। यहां पे भी उसने हाउस प्रॉपर्टी बेची थी यानी लैंड या बिल्डिंग बेची थी, दिख रही है आपको? और जो बेची थी वो यहां पे बता रहा था इस लाइन में कि बिकी है हाउस प्रॉपर्टी जो बिकी है 99,50,000 की बिकी है। इसमें जब मैंने ये कराया था आपको तो ये बताओ इसमें तो मैंने 110% निकलवाया ही नहीं था, मैंने आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही नहीं दे रखी थी क्योंकि तब तक 50C पढ़ा ही नहीं था। ये इसलिए मैं लेके गया कि एग्जाम में अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दी ही नहीं है तो फिर क्या कीजिएगा? तो फिर आप एक्चुअल कंसिडरेशन को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लीजिएगा। 50C के लिए हमें डेटा ही नहीं दिया है तो हम कहां से चेक करेंगे? आप समझ गए? बट अगर यहीं पे मैं इस क्वेश्चन में आपसे अगर कह देता कि बिकी तो है 99,50,000 की, बट एक लाइन जोड़ देता स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन दैट डेट वाज ₹1 करोड़, तो क्या आपके आंसर में कोई फर्क होता? जैसे इसमें अपना आंसर जो आया था वो आया था 67,83,895 क्योंकि हम लोगों ने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 99,50,000 ही पकड़ी थी। और अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर यहाँ पे 1 करोड़ रुपए मैं आपको दे देता स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो क्या आपके आंसर में कोई फर्क आता? नहीं आता। क्या 50C एप्लीकेबल होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 110% से ज्यादा नहीं, मतलब अगर मैं कैलकुलेटर उठा के 99,50,000 का 110% करता हूं तो ये आता है 1,09,45,000 और मैंने तो आपसे कहा 1 करोड़, तो ये एप्लीकेबल नहीं होता। और ऐसे में भी हमारा आंसर यही होता जो 67,83,895 जो आया था। बट अगर इसी केस में मैं आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर दे देता, लेट्स से 1 करोड़ 10 लाख रुपए, तो फिर 50C एप्लीकेबल हो जाता, सब कुछ वैसा ही रहता, बस ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है ये 99,50,000 ना होके 1 करोड़ 10 लाख हो जाती, तो हमारा जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी उतने से बढ़ जाता। यहां तक बात आपके दिमाग तक चली गई? तो जब भी लैंड या बिल्डिंग बेची जाए क्वेश्चन आए तो तुरंत आपके दिमाग में 50C घूमने लगे, वो डांस करने लगे कि कौन डांस कर रहा है? 50C डांस कर रहा है। और वो क्या कह रहा है? चेक कर लो। क्या चेक कर लो? कि जितने की बेची उसके 110% से ज्यादा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो नहीं है, और अगर चेक करने के बाद मिला कि हाँ ज्यादा है तो 50C कह रहा है हम एप्लीकेबल है, और फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पकड़ना। और अगर नहीं मिला 50C मतलब 110% से ज्यादा नहीं है तो फिर तो जो जितने की बेची वही है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो 50C हम चेक ही नहीं कर पाएंगे, तो हम नहीं चेक करेंगे, तो जितना दिया है उसी को ही ब्रह्मा जी की लकीर मानते हुए करके आ जाएंगे। बात समझ में आ गई आपको? वेरी गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट सभी ने ज्यादातर आंसर दिया है, वेरी गुड। और अब बात एक दो और भी करते हैं 50C से ही रिलेटेड। अभी तो आप लोग छोटे हैं, कभी आपने कोई प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है अभी बेची खरीदी तो नहीं होगी, लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा आप इंटेलिजेंट हो ही, इंटेलिजेंट मान के चलो आपको कि नहीं? मान के चलता हूं। आपके सामने थोड़ी एक ना प्रैक्टिकल सिचुएशन रखता हूं। आमतौर पे क्या होता है, ये जो सर्किल रेट होते हैं ना, ये जून के महीने में जुलाई के महीने में ना रिवाइज होते हैं, हर साल
स्टेट गवर्नमेंट देती है सर्किल रेट, इसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट हर साल आमतौर पे सर्किल रेट रिवाइज करती है। अच्छा, क्या लगता है आपको, जो इन्फ्लेशन का दौर है, महंगाई का दौर है, गिरते होंगे रेट कि बढ़ते होंगे? कर दोनों में कुछ भी सकती है, बट जो ट्रेंड दिख रहा है, जो दिखता आया है और जो दिखता रहेगा, हर साल थोड़े थोड़े रेट बढ़ते रहते हैं। अब जरा एक सिचुएशन समझते हैं। मान लो एक एसएससी ने डील करी कोई भी लैंड या बिल्डिंग बेचने की 1 करोड़ की। मान लीजिए मेरे को बेचनी है, मेरे पास जमीन पड़ी है, 1 करोड़ में ही बेचना है। भूल जाते हैं, 2 नंबर का डेटा ही नहीं पता, तो हम क्या करेंगे 2 नंबर का? तो आपको 50 समझा रहा था, तो 1 करोड़ का मैं आपको बेच रहा हूं, और हम लोग पढ़े लिखे ही हैं, हमने पहले ही सर्किल रेट चेक कर लिया, जिस दिन बेच रहे थे चेक कर लिया, उस दिन सर्किल रेट था 1 करोड़ 5 लाख। सर्किल रेट कितना था भाई? देखो, जो पढ़ा लिखा होता है ना, वो पहले से प्लानिंग अपनी करके रखता है। तो 1 करोड़ 5 लाख का जब सर्किल रेट है, 1 करोड़ का अपन बेच रहे हैं, तो टेंशन होने नहीं वाली। क्यों नहीं होने वाली? बोलो तो क्यों नहीं होने वाली? 1 करोड़ का 110%, 1 करोड़ 10 लाख, सर्किल रेट है 1 करोड़ 5 लाख, तो 50C एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो मैं 1 करोड़ की बेच रहा हूं। अच्छा, मैंने आपसे बात करी, आपने कहा सर ठीक है सर, अभी आप हमसे 2 लाख रुपए की चेक पकड़ लीजिए। हमने अरे 98 लाख, और हमने सर बड़ी रकम है, हमको 2-4-5 महीने का समय दे दीजिए, हम वो भी इंतजाम कर लेंगे, और वो पैसा आपको देके फिर रजिस्ट्री करा लेंगे, अपने नाम पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करा लेंगे। रजिस्ट्री समझते हो ना, कितना वर्ड सुना है? ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, आपने हमको 2 लाख रुपए की चेक दी या ऑनलाइन ट्रांसफर किया, जो भी आपने किया, और हम दोनों ने एक 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे उसी दिन एग्रीमेंट टू सेल बना लिया। क्या बनता है सबसे पहले? एग्रीमेंट टू सेल में सारी चीजें लिख दी जाती हैं कि हमारे और इनके बीच में ये प्रॉपर्टी हम बेचेंगे, ये खरीदेंगे, 1 करोड़ में तय हुई, 2 लाख इन्होंने दे दिया, 98 लाख ये रजिस्ट्री के टाइम पे देंगे, और इनको इतना टाइम, 2 महीने 3 महीने का टाइम, जो भी हमारे और उनके बीच में तय हुआ, और दिया जाता है। ये हम लोगों ने कर दिया, इसमें मैंने भी साइन कर दिया, आपने भी साइन कर दिया, एक एक कॉपी दोनों ने अपने पास रख ली। यहां तक बात समझ में आई? पक्का? बाद में क्या हुआ, आपने 3-4 महीने में, हमने आपको 6 महीने का लेट से समय दिया था, आपने 3-4-5 महीने में पैसों का इंतजाम कर लिया, और उसके बाद आपने कहा सर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, हम आपको वहीं पे डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे। हमने ठीक, आप हमको रिमेनिंग 98 लाख देंगे, और मैं रजिस्टर ऑफिस में चल के क्या कर दूंगा, आपके नाम वो जमीन कर दूंगा। अब हुआ क्या, इस बीच में सर्किल रेट रिवाइज हो गए। हमने आपके साथ जो एग्रीमेंट टू सेल किया था, मान लो वो अप्रैल में किया था, आप खरीद रहे हो अगस्त में, तब तक इंतजाम हो पाया, बचे हुए 98 लाख आप अगस्त में दे रहे हो, रजिस्ट्री हो रही है अगस्त में, 2 लाख दिए थे अप्रैल में, अप्रैल में चल रहा था सर्किल रेट 1 करोड़ 5 लाख का, अगस्त तक आते आते सर्किल रेट चेंज हो गया, और सर्किल रेट गवर्नमेंट ने कर दिया 1.5 करोड़ उसी जगह का। हमने कहा लियो यार, ये तो मर गए। क्या मर गए? 50C एप्लीकेबल हो गया, सर्किल रेट भी तो चेंज हो सकता है। सर्किल रेट एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट वाज 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 5 लाख, मैंने जो एग्जांपल लिया, मान लो 1 करोड़ 5 लाख था उसमें, एग्रीमेंट के समय तो हमें लग रहा था 50C एप्लीकेबल ही नहीं, चलते रहा आराम से, बट जब रजिस्ट्री की बात आई, 2-4 महीने जो भी लगे, तब तक सर्किल रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा डाला। बढ़ सकता है ये सोनो, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, बढ़ सकता है। तो बढ़ करके तब हो गया 1.5 करोड़। अब अगर 1.5 करोड़ हो गया, तो वैसे देखा जाए तो 50C एप्लीकेबल हो गया। 50C एप्लीकेबल हो गया, तो जब मैं कैपिटल गेन निकालूंगा, तो मैं 1 करोड़ नहीं दिखा पाऊंगा। सेल कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 1 करोड़ नहीं दिखा पाऊंगा, कितनी दिखानी पड़ेगी? 1.5 करोड़। जबरन 50 लाख और बढ़ गया, दिख रहा है आपको? ऐसे तो बिना मतलब में मर जाएंगे भाई, टैक्स देते देते। गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं सर, परेशान ना होइए। इफ, सुनते जाना, इफ ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्री, जिस दिन हमने लीगली आपके नाम कर दिया, इफ ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज डिफरेंट, इस दिन अलग थी, इस दिन अलग थी, तो हम डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पकड़ लेंगे, ना कि डेट ऑफ ट्रांसफर वाली। हम आपको ऑप्शन दे देते हैं कि आप डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली ले लेना।
बच गए। रात की सांस है ना, कितनी मान लें स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट के समय जो होती है 1,05,00,000, बट एक शर्त है। हमने कहा सर शर्त क्या है? कह रहा सर शर्त यह है कि जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था उस दिन या उससे पहले आपको कुछ पैसे एडवांस में मिल गए हो, कुछ पैसे या पूरे पैसे एडवांस में मिल गए। हमने कहा बिना उसके तो हम सौदा ही नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि हम बेचना चाह रहे हैं, आपने कहा हम खरीदना चाह रहे हैं, 1 करोड़ में डील हुई, तो कुछ तो आप टोकन मनी दोगे ना। बयाना बट्टा सुना है आपने वर्ड? बयाना बट्टा, टोकन मनी। टोकन मनी समझते हो ना? तभी तो हम एग्रीमेंट टू सेल के लिए आपके आगे बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं सर हम खरीदेंगे 1 करोड़ देंगे, 6 महीने बाद आप नहीं देंगे। हम पागल तुमसे एग्रीमेंट टू सेल करके बैठ जाएंगे? काय के लिए बैठ जाएंगे? तो आप कुछ तो दोगे। तो यही शर्त है कि एग्रीमेंट टू सेल करते समय या उससे पहले कुछ पैसा एडवांस में मिल गया। अब वो कुछ कितना भी हो सकता है, 1 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50,000, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैश में ना मिला हो। कैश में तो किस में मिला हो? चेक मिल गया हो, डिमांड ड्राफ्ट मिल गया हो, कोई भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अभी लिस्ट पढ़ाऊंगा आपको, भीम आधार पे भी लिस्ट पढ़ाऊंगा। हमने कहा कैश क्यों मना है, अगर कैश ले ले। कह रहा कैश अलाउ कर दिया तो फिर धोखेबाजी हो जाएगी। धोखेबाजी क्या हो जाएगी? मान लो सपोज करो मेरे को ना आज बेचना है, ध्यान समझना, धोखेबाजी समझना हम कैसे इसका गलत इस्तेमाल कर सकते थे। हमें आज बेचना है, आज हमने देखा सर्किल रेट चल रहा है 1.5 करोड़, हमने पीछे उठा के देखी बुक्स, पहले क्या हुआ करता सर्किल रेट, पता चला आज से 4 महीने पहले सर्किल रेट था 1 करोड़। हमने बैक डेट का एक स्टैम्प पेपर मंगवाया, गलत काम कर रहे हैं लेकिन लोग करते तो आपको सिखा रहे हैं, गलत काम है। बैक डेट का स्टैम्प पेपर मंगवाया, मिल जाता है मार्केट में, थोड़ा सा महंगा होकर मिल जाता है। बैक डेट का स्टैम्प पेपर मंगवाया, बैक डेट पे एग्रीमेंट बना लिया कि 4 महीने पहले ही हमारा आपका एग्रीमेंट हो गया था, और बैक डेट पे दिखा दिया कि उसी दिन आपने हमको 20,000 रुपए नगद दे दिए थे। नगद की तो कोई लिखा पड़ी है नहीं, हमने दिखा दिया, दे दी था, आपने हाँ कह दिया। और हमने कहा सर देखो डेट ऑफ एग्रीमेंट तो वही है, डेट ऑफ ट्रांसफर आज है, दोनों दिन पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डिफर है, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली मान लीजिए। तो हम कर नहीं भैया, उसी दिन, उस दिन जब एग्रीमेंट हुआ या उससे पहले कुछ पैसा तुमको मिल गया हो अदर देन बाई कैश, बैंकिंग ट्रांसफर। अब बैंक थोड़ी ना बैक डेट पे कर लोगे कि एक काम करो, बैंक वालों से कहा कि 50,000 की एंट्री 4 महीने पहले की दे, वो तो रियल टाइम बेसिस पे चलता है, इसलिए कैश मना है। वैसे भी प्रॉपर्टी के लेन देन में कैश नहीं है। आप समझ पा रहे हैं बात को? और सर अगर दोनों डेट पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में डिफरेंस ही नहीं है, एग्रीमेंट की डेट पे और ट्रांसफर की डेट पे, मान लो सर्किल रिवाइज ही नहीं हुआ तब तक, फिर कोई टेंशन, फिर तो टेंशन ही नहीं। हम तो बात करें अगर टेंशन हुई तो क्या होगा। अगर टेंशन ही नहीं है तो फिर टेंशन ही नहीं है, फिर तो आप ट्रांसफर वाली डेट की उठा लीजिए। बट अगर दोनों अलग अलग हैं, अगर एग्रीमेंट की डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अलग है, रजिस्ट्रेशन की डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अलग है, तो आप एग्रीमेंट की डेट की उठा लीजिएगा, बट कुछ पैसा उसी समय आपने एग्रीमेंट की डेट या उससे पहले तक एडवांस ले लो। कुछ ले लिया या पूरा ले लिया, देने वाला तैयार है, आप कह रहे सर 1 करोड़ पूरे ले जाइए, क्या दिक्कत है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, आमतौर पर खरीदार भी समझदार होता है, खरीदार थोड़ा पैसा देता है, बाकी पैसा वो देता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री। लेकिन क्वेश्चन बनाते समय कैसा भी बन सकता है। और के देखते हैं क्या है, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज डिफरेंट, ऐसे में क्या होगा। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज वो डेट जब हमने और आपने मिलकर के कंसिडरेशन फिक्स कर ली थी और 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में एग्रीमेंट साइन कर लिया था, दैट इज फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वो है डेट ऑफ एग्रीमेंट। कह रहा है इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट, किससे, फ्रॉम द स्टैम्प ड्यूटी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज ट्रांसफर। इन सच अ केस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट में भी टेकन, ली जा सकती है एग्रीमेंट वाली, और अगर एग्रीमेंट वाली लेंगे तो कौन सी नहीं लेंगे, रजिस्ट्रेशन वाली, वही ब्रैकेट में क्या है, नॉट एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन कब 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 कब, बहुत जरूरी, अंडरलाइन करिए, however this rule shall apply only in those cases where amount of consideration, पूरा पैसा या part thereof, थोड़ा पैसा, has been received, मेरे को मिल गया हो। कैसे मिल गया हो सर, भाई एन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक समझते हो, समझते हो, ड्राफ्ट
या कोई भी ईसीएस के मोड के द्वारा बैंक अकाउंट के थ्रू, ईसीएस बैंक अकाउंट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, या फिर कोई और प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड। पहले ना इन्होंने प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड बता रखे थे, प्रिस्क्राइब नहीं कर रखे थे, अब प्रिस्क्राइब कर दिया गया, कुछ साल से प्रिस्क्राइब कर दिया गया। मतलब सर किससे पैसा ले सकते हैं, या तो अकाउंट पे ही चेक से ले सकते हो, या अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट कभी वर्ड सुना है क्या, पहली बार जीवन में आ रहा है? सुना है ना आपने, डीडी, डीडी सुना है, दीदी नहीं बोल रहे, डीडी बोल रहे हैं, हाँ। और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ईसीएस सुना होगा आपने, सुना है। और प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या क्या प्रिस्क्राइब कर दिए गए हैं, ये लिस्ट आपको याद करनी है, क्योंकि और भी जगह पे आएगा, और भी जगह पे जब आगे जाएंगे, पीजीपी वगैरह में भी जाएंगे, तो वहां पे भी एक दो जगह पे ये आएगा, तो आपको याद कर लेना है। क्या? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सबका मतलब समझते हो ना, आईएमपीएस, यूपीआई आप करते ही रहते हो, आरटीजीएस, एनईएफटी एंड भीम आधार पे। तो इनमें से किसी भी मोड से आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया हो, ले लिया हो, कब तक, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑन और बिफोर। समझ में आ गया? तभी तो क्लियर होगा कि हाँ एग्रीमेंट की डेट पे वाकई सब कुछ ठीक है, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम बैक डेट पे काम नहीं कर रहे हो, गलत तो नहीं कर रहे हो। तो एग्रीमेंट की डेट पे आपने कुछ पैसा ले लिया हो, तो इन शॉर्ट हम इसको बोलेंगे कि कैश को छोड़ के किसी और मोड से। बट आप जब लिखेंगे तो ये नहीं लिख सकते, आप इतना सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते कि अमाउंट शुड बी रिसीव्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट बाय एनी मोड अदर देन कैश। ऐसा लिख देंगे तो नंबर नहीं देगा, आपको लिखना यही पड़ेगा, अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, ईसीएस और प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड, दैट इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी एंड भीम आधार पे। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट? सर्किल रेट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो सरकार के ऊपर है, सरकार जो चाहे। तो ये इसीलिए मैंडेटरी प्रोविजन नहीं किया गया, मे बी टेकन वर्ड है, बट प्रैक्टिकल जीवन में हमेशा बढ़ता है। क्यों कम करेगी? स्टेट गवर्नमेंट का भी तो रेवेन्यू का नुकसान होगा, उसके भी तो छोटे छोटे हम सब बच्चे हैं, लेकिन इसको भी तो स्टेट चलाना है, तो कम क्यों करेगी? कम कर सकती है, मना नहीं है, इनकम करती नहीं है। हाँ, ये प्रोविजन इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है क्या? ये प्रोविजन मैंडेटरी तो नहीं, में भी लिखा है ना। तो अगर मान लीजिए आप कह रही हैं, एक सिचुएशन बना लेते हैं कि इनका डाउट है कि लेट्स से डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा थी, और आफ्टरवर्ड्स स्टैंप ड्यूटी वैल्यू स्टेट गवर्नमेंट ने रिवाइज करके कम कर दी, एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कम हो गई, तो फिर हम एक और एग्रीमेंट नया बना ले, झूठा एग्रीमेंट, वो सब करने की कोई नीड नहीं है। आप डेट ऑफ ट्रांसफर की ले लीजिए, खत्म करिए, डेट ऑफ ट्रांसफर की ले लीजिए ना, कम वाली उठा लीजिए। लॉ मेकर ने वर्ड यूज किया मे, शैल वर्ड यूज ही नहीं किया। हाँ वो भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन आपको बता दें 99% क्या 100% सिचुएशन में आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस महंगाई के दौर में सर्किल रेट कम होने की उम्मीद मत लगाएं, ठीक है? जब दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर से शुरू होगी दुनिया, तब कम होगा। क्लियर? अभी तो अपने को इसी जन्म में बात करें, बढ़ते हुए दिखाई देती है, ठीक है? क्लियर? और कोई डाउट आता हुआ? नहीं, समझ में आ गया है सभी को? और एक डाउट इधर से आ रहा है, सर अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी हुई है, हाँ, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों के लिए लेंगे? नहीं 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 बेटा, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमको दी हुई है, तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखेंगे कब की दी है, खरीदने की डेट की दी है कि बेचने की डेट की दी है। ये जो 50C है, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बेचने की बात कर रहे हैं हम, खरीदने की बात यहाँ पे कर ही नहीं रहे हैं। वो खरीदने की बात तो वहां पढ़ाई थी जब आपने अगर कोई भी एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा है, वहां पढ़ाया था कि जितने का खरीदा है या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, दोनों में जो हायर है वो कॉस्ट ले लेते हैं। बट उसी में एक चीज पढ़ाई थी कि अगर लैंड या बिल्डिंग खरीदी है आपने और कॉस्ट से ज्यादा फेयर मार्केट वैल्यू है, तो फिर हम फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, दोनों जो कम होता है वो उठाते हैं। तो वो खरीदने की थी, आज हम बात कर रहे हैं बेचने की। तो ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बार बार बोल रहे हैं, ये बेचते समय की बात कर रहे हैं, खरीदते समय की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है? और आपको जब क्वेश्चन देगा 50C पे,
तो वो इतना नहीं परेशान करेगा, वो सिर्फ बेचने के समय की आपको देके चलेगा। अगर दे भी देगा तो खरीदने के समय की तो आप देख लीजिएगा 1 अप्रैल 2001 से पहले की खरीदी है तो कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू में जो ज्यादा है वो उठा लीजिएगा। अगर कॉस्ट ज्यादा है तो कॉस्ट लेके खत्म करिएगा, फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 नॉट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। 1 अप्रैल 2001 से कंपेयर करिए, दोनों में जो कम है वो कॉस्ट होगी। बाकी सेल कंसीडरेशन तो सिखाई दिया है मैंने, यहां तक समझ गए? सर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी उठाएंगे एक उठा लेंगे, मान लो एग्रीमेंट की वैल्यू उठा ली, फिर इसको 110% से चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? एक्चुअल कंसीडरेशन के 110% से चेक करोगे कि नहीं? जैसे मतलब मान लो हमने बेची 1 करोड़ की, डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन 1 करोड़ 5 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी और डेट ऑफ ट्रांसफर वाले दिन 1.5 करोड़ की थी। मैं लिख देता हूं मैं जो एक्चुअल कंसीडरेशन बता रहा हूं गवर्नमेंट को, मैंने बेची है 1 करोड़ की सर, बट जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की बात करते हैं तो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन सर थी 1 करोड़ 5 लाख की सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। लेकिन जब डेट ऑफ ट्रांसफर की बात आई, डेट ऑफ ट्रांसफर बोल लो, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोल लो, डेट ऑफ रजिस्ट्री बोल लो, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिख दिया, वो है 1.5 करोड़। तो कौन सी उठाइएगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ 5 लाख से देख चेक करोगे कि 1.5 करोड़ से? 1 करोड़ 5 लाख से, बट कुछ कंडीशन भी तो बोलो साथ में, प्रोवाइडेड एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, आगे बोलो, सम अमाउंट और फुल कंसीडरेशन और पार्ट देयर ऑफ हैज बीन रिसीव्ड बाय वे ऑफ समझ गए ना? अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट या तो सारे मोड से। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे कुछ पैसा मिल गया था तो हम 1 करोड़ 5 लाख की उठाएंगे, ना कि 1.5 करोड़ की। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जब 1 करोड़ 5 लाख की उठाओगे तो 50C, बस ये तो दिखनी चाहिए, 1.5 करोड़ का मतलब ही नहीं है। अब बताओ 50C एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी तो चेक करेंगे। 50C एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है, क्यों? 110% से ज्यादा नहीं है। अब इस पे भी एक क्वेश्चन करा देते हैं, फिर 50C में ही एक और बात सिखाएंगे, पर पहले इस पे भी एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूं। ये रहा एक क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आने की और संभावनाएं ज्यादा रहती है हमेशा। पढ़े, इधर देख लीजिएगा प्लीज, इधर देख लीजिएगा। इधर ऑन 6 अप्रैल 2023 X enters into an agreement to transfer a commercial plot। कॉमर्शियल बेचा हो, रेसिडेंशियल बेचा हो, इससे हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। प्लॉट बेचा, लैंड या बिल्डिंग में से लैंड बेच रहे हैं, तो 50C की हम चेकिंग करने वाले हैं। ऑन 6 अप्रैल 2023 X enters into agreement to transfer a commercial plot for an agreed consideration of ₹65 लाख। उस दिन हमारे और उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि सर हम 65 लाख की एक्स कह रहे हम बेच देंगे। एडवांस पेमेंट ऑफ ₹1 लाख इज रिसीव्ड बाय एन अकाउंट पे चेक ऑन द सेम डे। उसी दिन पे अकाउंट पे चेक मिल गई, और कितने रुपए का पेमेंट मिल गया है? 1 लाख रुपए का मिल गया। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन 6 अप्रैल 2023, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट टू सेल, पहले एग्रीमेंट टू सेल होता है, बाद में रजिस्ट्री की बात आती है। जिस दिन एग्रीमेंट टू सेल हुआ उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चल रही थी 68 लाख की। सेल डीड इज रजिस्टर्ड, रजिस्ट्री हुई 27 दिसंबर 2023। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 72 लाख। तब तक सर्किल रेट चेंज हो गया, पहले सर्किल रेट था 68 लाख का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उसके बाद हो चुकी है 72 लाख। अब हमारे सामने दो रास्ते हैं, हम क्या उठाएं? हम एग्जाम में क्या दिखाएं? कौन सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लें? डेट ऑफ एग्रीमेंट की लें 68 लाख की, कि ये 72 लाख? क्योंकि इन दोनों में कोई एक ही हमारे मतलब की है, बाकी को हम इग्नोर मारेंगे। एग्रीमेंट वाली 68 लाख, आर यू श्योर? पक्का? क्यों? क्योंकि उसी दिन आपने डेट ऑफ एग्रीमेंट के समय आपने अकाउंट पे चेक से 1 लाख रुपए ले लिए थे, तो 68 लाख हमारे मतलब की है, 72 लाख हम एग्जाम में नहीं उठाने वाले। आप काटिएगा नहीं, एग्जाम में दिया होगा, मतलब आपके मतलब का नहीं है। अब सर हम 68 लाख ये है, बेची है 65 लाख, तो ये भी तो चेक कर ले कि 50C एप्लीकेबल है भी कि नहीं है कि नहीं? कुछ बच्चे नहीं कह रहे, कुछ हाँ कह रहे हैं, लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि कोई चेक करके बोल रहे हैं, सब तुक्का मार रहे हैं। 50C एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 65 लाख जो एक्चुअल कंसिडरेशन है, इसका अगर हम 110% निकालते हैं तो बच्चे कह रहे हैं 71,50,000 आता है, और आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू केवल 68 लाख है, 71,50,000 से ज्यादा है ही नहीं। दिख रहा है ना? तो यानी 50C एप्लीकेबल ही नहीं हो पाया। सर वो वाली तो है ना 72 लाख, ज्यादा तो है वो वाली 72 लाख, उसको हमें
इग्नोर करना है। 50C से बच गए हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी हुई है, सर हर जगह इंडेक्स करके दिया है, एग्जाम में भी दिया होगा। नहीं मुन्ना, वहां पे इतना तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद नहीं होगा, तुम्हें इंडेक्स करना पड़ेगा। यहाँ दे दिया 34 लाख की। अब आप बताओ कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, बोलो भैया बोलो। क्या माइनस क्या? 31 सही बोल रहे, क्या माइनस क्या? 65 लाख को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पकड़ो, 34 लाख इसमें से माइनस कर दो, कितना? 31 लाख। आप सही बोल रहे हो, 31,31,00,000 हमारा आंसर है। आंसर पढ़ के देखना हो। सेक्शन 50C प्रोवाइड that where stamp duty value on the date of agreement and on the date of registration are not same, stamp duty value on the date of agreement shall be taken, but कब? If the amount of consideration or a part thereof has been received on or before the due date of agreement by account pay check, draft or by use of electronic clearing system through a bank mode or other prescribed mode। आप एग्जाम में prescribed mode बता देना, डेबिट क्रेडिट कार्ड सब बता देना। In this case, part of consideration is received by account pay check on the date of agreement. Stamp duty value on the date of agreement shall be taken, that is 68 lakh। 110% of एग्री कंसिडरेशन होती है 71,50,000। तो कैपिटल गेन जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 65 लाख। आप बीच में एक दो लाइन जोड़ देना, इसलिए 50C एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज नॉट मोर देन 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन, देयरफॉर सेक्शन 50C इज नॉट एप्लीकेबल, हेंस एक्चुअल कंसिडरेशन डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी विल बी टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ऐसा करके अपने शब्दों में लिख पाओगे? पक्का? मैं धीमे धीमे फिर बोलूं, लिख लोगे ना? थोड़ा समझा समझा के लिखना, जितना आपका आंसर बातें करता हुआ होगा उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। जैसे आप बातें करने में माहिर हैं, जैसे आंसर बातें करता हो। आंसर कैसे बातें करेगा? चेक करने वाले जब पढ़ रहा है तो उसको लगेगा साक्षात कि आप उसके सामने बैठे हैं। नहीं होता कई बार पिक्चरों में, मूवीज में, चिट्ठी पढ़ रहा होता है कोई, तो पीछे से उसकी इमेज आ जाती है, वैसे ही उसके सामने आपकी इमेज आ जाएगी। तो उसकी इमेज, आपकी इमेज आ गई, उसको लगेगा यार क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग है, सब चीज बच्चे ने बता दी। सब चीज का मतलब ये भी नहीं है कि 3 घंटे पेपर को तुम 30 घंटे बना, इसका भी दायरा रखना। हाँ, ऐसा नहीं कि पूछा उसने ABCD है और आप 1 2 3 काका गागा सब बता दे, आपने कहा ये लो टेक्स्ट की बुक, अब देख लेना इसमें से कौन सा सेक्शन तुमने हमसे पूछा। तो इसलिए दायरा दोनों रहना चाहिए, ना बहुत कम रहना चाहिए डिस्क्रिप्टिव पेपर में, ना बहुत ज्यादा रहना चाहिए, ठीक ठीक रहना चाहिए। पढ़ने वाले को ये पता चल जाए कि पढ़ा लिखा बच्चा है, जैसे उसके दिमाग में आ जाएगा बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, पढ़ा लिखा है, तो चाह के भी आपको फेल नहीं कर पाएगा। उसका अंदर आत्मा नहीं मानेगी, क्या मुंह दिखाएगा? वो चेक करने वाला भी तो इंसान ही हो, क्या मुंह दिखाएगा? तो आपको पास करेगा। लेकिन जैसे उसको पता चल गया और आपकी हरकतें उसको सब बता रही होंगी, आप जितना छुपा लें, छुपाए छुपता नहीं। इस दुनिया में 2 चीजें छुपाए छुपती नहीं है, एक आप समझ गए होंगे जो भी आप समझो। दूसरा, एग्जाम में जो बच्चा दे के आता है ना, कितना पता नहीं, हमें भी नहीं पता था, हमने बोला ऐसे तो कुछ ना कुछ समझ गए। दूसरी चीज हम बता देते जो जरूरी है, बच्चा जब पेपर दे के आता है तो दिख जाता है कि बच्चा कितनी मेहनत करके आया। तुम अगर कहानियां लपेटोगे, वो भी लपेट लपेट के नंबर देगा, ये लो 20 में 0, समझ गए? इसलिए थोड़ा सा बातचीत करते हुए, और ये जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 65 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ 68 लाख डज नॉट एक्सीड 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, सेक्शन 50C इज नॉट एप्लीकेबल एंड एक्चुअल सेल कंसिडरेशन इज टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिवन थी यहाँ पे आपको 34 लाख की, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 31 लाख का। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट आता है? नहीं। 50C में एक और बात साहब, सर्किल रेट आज की तारीख में, अगर मैं पिछले 8-10 साल पहले का देखता हूं और आज का देखता हूं, सर्किल रेट बहुत बढ़े हैं। हर साल बहुत तेजी में स्टेट गवर्नमेंट ने जगह जगह, मैक्सिमम जगह इंडिया के पार्ट्स में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत तेजी में सर्किल रेट बढ़ाए हैं। अब सर्किल रेट बढ़ाने से टैक्स का इंसिडेंस, टैक्स का बेस तो बच ही रहा है, टैक्स तो ज्यादा मिल ही रहा है। रीजन मीन लोग जो 2 नंबर में पैसा लेते थे वो उनको कम लेना पड़ेगा। जैसे आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, मान लो 2 करोड़ की, सर्किल रेट है 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, 2 करोड़ 10 लाख का, आप 2 करोड़ से कम कैसे लोगे? खुद ही नहीं ले पाओगे। आप समझ रहे हैं बात को? बहुत कम करोगे तो भी आपको 50C तो फंसा ही रहा है ना। तो 2 नंबर का पैसा रोकने के लिए 50C लाया गया, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? सर्किल रेट बढ़ाती रहती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी जगह पे प्रैक्टिकली लैंड या बिल्डिंग की उतनी वैल्यू हो नहीं जितना उसका सर्किल रेट है। तो सर्किल रेट जब गवर्नमेंट तय करती है तो वो अपने हिसाब से करती है, लेकिन हो सकता है कि उतने रेट पे वो बिकी ना रहो। मान लीजिए एक बंगला है,
स्वरूप नगर में अच्छी जगह है, स्वरूप नगर कानपुर का पॉश एरिया, बंगला है, लेकिन वो भूत बंगले के नाम से फेमस है। वहां पे अफवाह है कि जो भी यहां रहता है वो चला जाता है ना। और वहां का उस बंगले के मालिक को वो बंगला बेचना है। क्या लगता है खरीदार जल्दी मिलेगा कि लेट मिलेगा? लेट मिलेगा। हर इंसान को अपनी जान प्यारी है कि नहीं? हर इंसान जान चाहता है, बट उसमें हो सकता है कोई ना कोई दिलदार निकला है कि नहीं नहीं हम खरीद लेते। अच्छा, अगर खरीदार मिलेगा भी तो खरीदार कम रेट पे करेगा कि ज्यादा पे करेगा? कम। मान लो उस जगह पे जो और बंगले हैं वैसे ही 4 करोड़ के बिक रहे हैं, हो सकता है ये वाला बेचना पड़े 1 करोड़ 2 करोड़ का। भूत बंगले के नाम से फेमस है, अनलकी बंगला बोलते हैं लोग उसको। लेकिन कोई ना कोई खरीदार मिल गया, वो कह रहे नहीं नहीं यार, हमारे जीवन में सभी कुछ अनलकी, ये भी अनलकी सही देखते, तो वो कम पे मिलेगा। अब हो सकता है उसकी सर्किल रेट हो 4 करोड़, बिका एक्चुअल में वो 2 करोड़। 2 नंबर के पैसे की बात ही नहीं, एक्चुअल में वो 2 करोड़ का बिक रहा है। अब बेचने वाला बेच ही नहीं पाएगा। आप समझिए क्यों नहीं बेच पाएगा? बेचने वाले को मिलेंगे 2 करोड़, बट जब कैपिटल गेन की बात आएगी तब सर्किल रेट पकड़ लिया जाएगा 4 करोड़। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, फुल वैल्यू कंसीडरेशन 4 करोड़। कैपिटल गेन अपने आप 2 करोड़ से बढ़ के निकलेगा। बिका है वो आके ही 2 करोड़ का, लेकिन कैपिटल गेन 2 करोड़ से बढ़ के क्यों निकल रहा है? क्योंकि फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितनी पकड़ी जा रही है? 4 करोड़। और 2 करोड़ पे अगर टैक्स निकाले, मोटा मोटा 30% भी मान ले, तो 60 लाख का टैक्स हो गया। जा रहा है आपका दिमाग में? स्लैब लगेगा लेकिन मोटा मोटा 30% प्लस सरचार्ज वगैरह 60 लाख का मान लो टैक्स हो गया, 60-70 लाख टैक्स हो गया। अब वो कह रहे साहब बेच रहे हम 2 करोड़ की, 60-70 लाख तो टैक्स बन रहा है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा बेचना। ऐसे में वो जेन्युइन एसएससी जो बेचने वाला है वो क्या करे बेचारा? आप समझ रहे हो? कह रहे यार सर्किल रेट तो आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ऐसे में उसके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो ज्यादातर हिंदुस्तानी अपना लेते हैं, जो है ठीक है दे देंगे यार, यानी उसने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया, जितना सर्किल रेट है उसको एक्सेप्ट कर लिया। और अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो हमारे इनकम टैक्स के लिए भी वही हो जाएगा। सर्किल रेट 4 करोड़ तो 4 करोड़ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, सब्जेक्ट टू की 110% ज्यादा हो, जो कि मेरे केस में ज्यादा है। 2 करोड़ एक्चुअल कंसीडरेशन, 110% 2 करोड़ 20 लाख होता है, उससे ज्यादा की हमने पकड़ी 4 करोड़ 4 करोड़। तो पहला केस मान लिया, ठीक है, मन मानने का नहीं था, लेकिन हमने कहा कहां डिस्प्यूट में पड़ेंगे यार, ठीक है था, मान लीजिए दे देते हैं। दूसरा केस हो सकता है कि नहीं वो मान नहीं रहा। अब मान नहीं रहा तो क्या करेगा? केस फाइल करेगा। दूसरा केस हो सकता है उसने केस फाइल किया स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटी के सामने, इनकम टैक्स में नहीं, कहां? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटी के सामने कि सर क्या सर्किल रेट आपने बनाया, इतना सर्किल रेट है ही नहीं सर, उसका इतनी वैल्यू ही नहीं है सर उसकी, प्लीज कुछ चेक करिए। ये हो सकता है, लीगली आप कर सकते हैं। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? हम तो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आराम से बैठ के समझेगा, देखेगा, पिक्चर का मजा लेगा, और जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटी फाइनल कर देगी इनकम टैक्स के लिए भी वही मान लेंगे। मान लो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटी कहती नहीं 4 करोड़ आएगा, हम भी 4 करोड़। मान लो कहती नहीं 4 करोड़ ज्यादा है, 3 करोड़ का, तो फिर हम भी 3 करोड़। आप समझ गए? जो वो कह देगी हम वो मान लेंगे। तो पहला केस उसने कोई चूचा नहीं करी और जितना था एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा केस वो लड़ाई कर रहा है, कहां पे? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटी के सामने। तीसरा केस उसने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटी के सामने कुछ नहीं कहा, वहां कोई केस फाइल नहीं किया, बेच दी, सब कुछ हो गया, वहां कोई रोना गाना नहीं करा। लेकिन जब इनकम टैक्स देने की बात आई तो सारा रोना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने रो रहा है। वो कह रहा है सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले से, असेसिंग ऑफिसर से, सर हमने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उस समय मान तो ली, लेकिन सर इतनी है नहीं सर, सर इतनी नहीं है सर, सर इनकम टैक्स देते देते परेशान हो जाएंगे सर, आत्महत्या करनी पड़ जाएगी सर। कहां नहीं रो के आया? वहां नहीं रो के आया, और छाती पीट पीट के कहां रो रहा है? आप समझते हैं ना मेरी बात को? हाँ, ताकि आपको नमक मसाला लगा के इसलिए समझाता हूं, याद रहे आपको बात कर। ऐसे में असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? वैल्यूअर अपॉइंट करेगा। क्या अपॉइंट करेगा?
वैल्यूअर, वैल्यूअर क्या होता है? जो वैल्यूएशन करता है, वैल्यूअर अपॉइंट करेगा। वैल्यूअर उस जगह पे जाएगा, पढ़ा लिखा बंदा होता है, वैल्यूअर उस जगह पे जाएगा और अपने हिसाब से उस लैंड की या बिल्डिंग की जो भी है वैल्यू निकालेगा। मान लो बनी बनाई बिल्डिंग है तो वैल्यू निकालता है, वो अपने तरीके होते हैं। सर इन्होंने ये वाले मार्बल्स यूज करे हुए, सर ये फिटिंग लगी है ना, वॉशरूम में ये फिटिंग है, ये कमरे हैं, इतनी फ्लोर्स बनी, अपने हिसाब से वैल्यू निकालता है, उसका तरीका होता है। और वैल्यू निकाल के एसेसिंग ऑफिसर के सामने रिपोर्ट पेश करेगा। जो वैल्यूअर अपॉइंट किया था एओ ने, उसको वैल्यू निकाल करके कौन रिपोर्ट लाएगा? एसेसिंग ऑफिसर के सामने कौन देगा अपनी रिपोर्ट? वैल्यूअर दे देगा। और लेट्स से जैसे फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल चलना कि बेची थी, वो कह रहा है 2 करोड़ की, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी 4 करोड़, वैल्यूअर अपॉइंट हुआ, वो फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के लाया। वैल्यूअर कह रहा है सर 4 तो छोड़ो, घर देख लोगे, आपने कभी देखा नहीं होगा जिंदगी में ऐसा, हमारे हिसाब से तो कम से कम उसकी वैल्यू 7 करोड़ होनी चाहिए। वैल्यूअर निकाल लाया 7 करोड़ का वैल्यूएशन। एसएससी तो रोना कर रहा था कि वैल्यू कम हो जाए, 4 करोड़ ज्यादा है, बट जो वैल्यूअर अपॉइंट हुआ वो निकाल के लाया है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया होगा एसएससी। ये इंडिया है, यहाँ पे आपको सबको कुछ ना कुछ और देना पड़ता है, कैसे बोल सकते हैं आप समझना पड़ता है भाई। हो सकता है कोई दिक्कत रही हो या एक्चुअल में उसकी वैल्यू 7 करोड़ है, तो वैल्यू रिपोर्ट उसने बना दी सर 7 करोड़ है, अब क्या करें? रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट सबमिट हो गई है, क्या किया जाए? ऐसे में एओ जो कैपिटल गेन कंप्यूट करवाएगा, वो आप ही के हिसाब से 4 करोड़ की जो वैल्यू थी वो पकड़ेगा, 7 करोड़ नहीं पकड़ेगा। अगर असेसिंग ऑफिसर के सामने जो रिपोर्ट आई, जो वैल्यूअर रिपोर्ट लाया, उसमें अगर फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा है तो फिर नहीं, इतना परेशान नहीं करते, क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेते हैं। लेकिन अगर इसका अपोजिट केस, वैल्यूअर रिपोर्ट बना के लाया कि नहीं नहीं सर 4 करोड़ नहीं 3 करोड़ होनी चाहिए, तो फिर 3 करोड़ मान लेंगे। कम लेके आया तो कम मान लेंगे, ज्यादा लाया तो ज्यादा वाली नहीं मानेंगे, फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो मैंने आपको टोटल 3 केसेस समझाए हैं। पहला केसेस उसने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया, चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया तो जैसा उसने भी मान लिया सब वैसा ही मान लेंगे, बल्ले बल्ले। दूसरी बात, उसने रोना किया कहां पे? स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी के सामने, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आराम से बैठ करके देखेंगे, है ना, जिंदगी का मजा लेंगे। और जब वहां पे फाइनल हो गया तो जैसे फाइनल हो गया, जो फाइनल हो गया वो भी वही कर लेंगे। और तीसरा केस आप समझ गए, तो उसमें वैल्यूअर पॉइंट होगा, वैल्यूअर अगर कम वैल्यू लाया तो वैल्यूअर की वैल्यू, वैल्यूअर ज्यादा वैल्यू लेकर के आया तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब पढ़ के देखते हैं यहां पे, फिर इस पे भी क्वेश्चन कर लेंगे। वेयर एसएससी डिस्प्यूट्स वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। वो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी में। 3 केसेस। पहला केस, वेयर द एसएससी एक्सेप्ट द वैल्यू अडॉप्टेड बाय द स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने का मतलब समझते हो? कहीं पे कोई केस, कोई अपील, कुछ भी नहीं कर रहा, भले मन से माने ना माने, एक्सेप्ट करके बैठ गया। बहुत सी चीजें नहीं होती दुनिया के अंदर, इंसान एक्सेप्ट कर लेता है ना। कितने टैक्सेस है, कितने टोल टैक्स देना पड़ता है, अच्छा लगता है किसी को देते समय, गड्ढे होते हैं तभी भी कई बार टोल टैक्स को देना पड़ता है, क्या करो, कहां कहां लड़ाई करते फिरोगे। एक्सेप्ट कर लिया तो वैल्यू अडॉप्टेड बाई स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी, वही हम भी वैल्यू ले लेंगे। दूसरा केस सर क्या है? वेयर द एसएससी हैज डिस्प्यूटेड वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी अंडर द स्टैम्प एक्ट, नॉट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। दैट इज कहां पे? दैट इज स्टैम्प ड्यूटी प्रोसीडिंग्स, वहां पे रोना गाना कर रहे हैं, इनकम टैक्स वालों के सामने नहीं। तो वो लोग जो फाइनल करेंगे हम भी वही मान लेंगे, इनकम टैक्स वाले, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन हैज फाइनली एक्सेप्टेड फॉर स्टैम्प ड्यूटी पर्पस, हम भी वही मान लेंगे। तीसरा केस, इसने वहां कोई रोना गाना नहीं किया, सारा रोना इसका कहां निकल रहा, सारे आंसू बजा के रखे थे इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए। वेयर द एसएससी क्लेम्स बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी दैट वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी इज मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू, बट ही हैज नॉट डिस्प्यूटेड सच वैल्यूएशन। कहां पे? इन स्टैम्प ड्यूटी प्रोसीडिंग। ऐसे में क्या होगा? द असेसिंग ऑफिसर विल हैव टू रेफर द मैटर टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। एओ वो मैटर आगे किसको दे देगा? वैल्यूएशन ऑफिसर। नाम से मिल जा रहा है इस ऑफिसर का काम क्या होता होगा? वैल्यू निकालना। एंड द फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइंड बाय हिम, जो वैल्यूएशन ऑफिसर फेयर मार्केट वैल्यू निकालेगा, हम उसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसकी जगह पे?
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की जगह, मतलब उसी को ले लेंगे, उस फेयर मार्केट वैल्यू को ही ले लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को नहीं लेंगे। कब? जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 4 करोड़ थी और वो वैल्यू निकल के लाया 3 करोड़, तो किसको मानेंगे? 3 की 4, 3 करोड़। लेकिन सर अगर ज्यादा निकाल लाया, 4 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, वो 7 करोड़ निकाल लाया है, तो 4 करोड़, ये बात कहां लिखी है? ये ब्रैकेट में लिखा है, वैल्यू सो डिटरमाइंड, अगर वैल्यूअर जो वैल्यू लाया है इज मोर देन ओरिजिनल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है, तो फिर क्या करें सर? द ओरिजिनल जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी विल बी टेकन, उसी को ही ले लेंगे। मतलब 7 करोड़ लेंगे कि 4 करोड़ लेंगे? 4 करोड़ लेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई डाउट है किसी का? क्या क्या क्या? हाँ, दोनों जगह पे बोल सकता है, बोलने कोई बात नहीं, लेकिन जब वहां पे बोल आया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला क्या ही सुनेगा, वो कहेगा जो वहां पे बोला है, वहां पे जो मेन अथॉरिटी ने जो करा वही हम भी मान लेते हैं। समझ गई ना? बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको एक ही चीज दी जाएगी एग्जाम में, या तो वहां रोना गाना करेगा या यहाँ। वहां जब कर आया, केस हार गया, तो इनकम टैक्स सामने क्या बोलेगा? और बोल रहा है तो वैल्यूएशन ऑफिसर अगर अपॉइंट हो रहा है तो फिर वैसे चलेगा। ऐसा ऐसा होगा नहीं, ऐसा केस नहीं मिलेगा। नहीं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी ने जो भी वैल्यू निकाल दी, कह रहे हैं जैसे मान लीजिए सर आपने ये जो अभी अभी ईओ वाला केस पढ़ाया वैल्यूएशन ऑफिसर वाला, और आपने बताया कि वैल्यूएशन ऑफिसर अगर ज्यादा वैल्यू निकाल करके लाता है तो फिर तो हम ज्यादा वाली नहीं पकड़ते, कम वाली पकड़ते हैं। कह रहे सर अगर ऐसा ही ये सेकंड वाले में हो गया कि इनकम टैक्स तो छोड़िए, उसने वहीं पे केस फाइल किया था स्टैम्प ड्यूटी प्रोसीडिंग में, और स्टैम्प ड्यूटी वालियों ने ही वैल्यू बढ़ा दी कि नहीं नहीं तुम्हारी तो 4 करोड़ बहुत कम हो गई, इसी को हम 7 करोड़ कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे? तो हम 7 मान लेंगे, जो वो कहेंगे हम वो मान लेंगे। बट लोग, वो लोग ऐसा प्रैक्टिकली नहीं करेंगे ना। वो वहां गया है, केस फाइल कर रहा है कि वैल्यूएशन इसका कम करो, सर्किल डेट तो पहले से डिफाइंड है, तो वैल्यू बढ़ा तो सकते नहीं बैक डेट पे, तो वो कमी करेंगे या उतनी ही रखेंगे, बढ़ाएंगे कैसे? आप समझ गए ना बात को? और बताइए, और कोई डाउट? और अगर बढ़ा देते हैं तो फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स जो वो फाइनल कर देंगे हम भी वही मानने वाले हैं। अब क्वेश्चन पे चले। ये रहा, X owns a piece of land situated in Noida, जिसके पास जमीन है, नोएडा में सिचुएटेड है। डेट ऑफ एक्विजिशन 1 मार्च 2004, डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब जब खरीदा था 2004 में खरीदा था। 1 मार्च 2004 मतलब कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ बेटा? 2003 2004। अब आप लोग इतने में पक्के हो गए ना, इतने तो आगे बढ़ गए, बिल्कुल सही बताते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो खरीदा था वो 68263, इंडेक्स करके नहीं दिया, इंडेक्स अपने आप हम लोग कर लेंगे। ऑन 30 मार्च 2024, सेम ईयर की बाद में, सेम ईयर कहां? वो 2004 है, ये 2024 है, सेम ईयर नहीं है ना, 20 साल बाद करीब करीब। ऑन 30 मार्च 2024 द पीस ऑफ लैंड इज ट्रांसफर्ड फॉर ₹4 लाख, ये बेच दिया। कितने का बेच दिया? 4 लाख। ये जो एक्चुअल कंसीडरेशन जो एसएससी बता रहा है कि हमने जमीन बेची है 4 लाख। फाइंड आउट कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन है, आपको कैपिटल गेन बताना है। पहली सिचुएशन, वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटीज 5.5 लाख, एक्स डज नॉट डिस्प्यूट इट, स्टैम्प ड्यूटी वालों ने 5.5 लाख की वैल्यू बताई और एक्स ने ऐसा कोई भी कहीं डिस्प्यूट क्रिएट नहीं किया है, तो हम लोग इनकम टैक्स में कौन सी वैल्यू पकड़े? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5.5 लाख। बट अब हम चेक भी तो कर लें कि 50C एप्लीकेबल है भी कि नहीं। सर चेक कैसे करते हैं? 4 लाख आप बता रहे हो आपने बेची, 5.5 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो चेक कैसे करें? 4 लाख की 110%, 4,40,000, क्या इससे ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है? आंसर इज यस। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5.5 लाख को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन पकड़ेंगे। अच्छा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप बता पाओगे बिना आंसर चेक करे, बिना अपनी शीट में देखे? ये हमने खरीदा था 68263 को। हाँ, इंडेक्स नंबर के लिए अगर आपको रेफर करना हो तो आप कर सकते हो। 68263 का खरीदा था प्रीवियस ईयर 3/4 में, और बेचा है प्रीवियस ईयर, ये 30 मार्च 2024 का मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा होता है? 2023-24। बेचा है 23-24 में बेटा, और खरीदा था प्रीवियस ईयर 3/4 में। तो जो मल्टीप्लाई वाला इंडेक्स नंबर होगा वो 23-24 का होगा, और जो डिवाइड होगा वो 3/4 से होगा। आप बता सकते हैं क्या? 68263। अच्छा, इंडेक्स करने के बाद बता रहे हो? हमको बताओ जरा, 68263 को मल्टीप्लाई किससे किया? 348। वेरी गुड। डिवाइड किससे किया? 1
9, ये आया 217,940 को 0.5 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 217,941 कर दें। सारे केसेस में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो यही आने वाली है। मैं लिख देता हूं यहां पे कितनी आने वाली है, 2,17,941। अब कैपिटल गेन बताओ, 5.5 लाख की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 217,941, जरा माइनस करके बताओ ना, 5.5 लाख में ये माइनस करें 3,32,059, 332059, यही यार, आप माइनस करो। पहले केस में आपका कैपिटल गेन आ गया 332059, सारे मत देखना है। 5.5 लाख की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पकड़ी, 217,941 आपने बता ही दिया, 109 से डिवाइड किया, 348 से मल्टीप्लाई किया, 332059। अच्छा, सारे केस में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यही होगी, तो चेंज होने नहीं वाली, बाकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चेंज हो जाएगी जो भी सिचुएशन होगी। चलें अगले में चलें, सेकंड पार्ट इसी का, सेकंड सिचुएशन, टोटल 4 सिचुएशन मैंने ली हुई हैं। सेकंड आइए, the value adopted by the stamp duty authority is 5.75 lakh। 4 अलग अलग इंडिपेंडेंट केस है, पहले वाले को भूल जाना। कह रहे हैं वैल्यू जो स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी ने ली वो 5.75 लाख ली। एक्स फाइल्स एन अपील अंडर द स्टैम्प एक्ट, उसने अपील फाइल करी, एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन हैज बीन रिड्यूस्ड टू 4.90 लाख बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट। बोलो भैया, हम भी कितनी मान लेंगे फिर, 4.90, तो 4.90, 5.75 नहीं, पक्का 4.90। लेकिन सर ये चेक तो कर लो कि 50C एप्लीकेबल है भी कि नहीं। 4 लाख का 110%, 4 लाख का बता रहे हैं, 4,40,000 से ज्यादा है क्या, है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितनी होगी, 4,90,000, और उसमें से 217,941 की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हटा के बताओ, 4,90,000 माइनस 217,941, 2,72,059 रुपीज। ये आपका सिचुएशन 2 में आंसर आ गया 272,059। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, पक्का। 5.75 क्यों नहीं ली, 4.9 क्यों लिया, क्लियर है ना। सिचुएशन नंबर 3, द वैल्यू अडॉप्टेड बाय द स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी इज 5.60 लाख। X does not challenge it under the Stamp Act, वहां चैलेंज किया ही नहीं, वहां कोई रोना नहीं किया। ये रोना रोना ना लिख के आना वहां पे, however ऐसे ना लिखना, however he रोना before AO, ऐसे नहीं, however he claims before the assessing officer that 5.60 lakh is more than the fair market value of the land. The assessing officer refers it to the valuation officer who determine 5.25 lakh as fair market value। 5.6 थी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वहां रोया नहीं, एओ के सामने रोया, एओ ने वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट किया, वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू निकाल के लाया है 5.25, कितनी माने 5.25। क्लियर। अब लेकिन 50C चेक भी कर लो एप्लीकेबल है कि नहीं, ये मैं बार बार आपसे बोलता हूं, मैंने सारे ही केसेस में दिया है कि एप्लीकेबल हो, बट चेक आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, क्योंकि 4 लाख की आप बता रहे हो, 4 लाख की जो बेची आपने उसका 110% 4,40,000 होता है, 4,40,000, 5,25,000 उससे ज्यादा है, तो 5,25,000 को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे, जिसमें से माइनस क्या करेंगे, 5,25,000 में माइनस बताओ, 217,941, 307059, ये हमारा थर्ड का आंसर है, 307059। यहां तक सबको समझ आया है। सिचुएशन नंबर 4, इन सिचुएशन 3 सपोज वैल्यू अडॉप्टेड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर इज 6.10 लाख। जरा मान लो सिचुएशन 3 में जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया वो वैल्यू 5.25 लाख नहीं निकाल के लाया, कितनी निकाल लाया, यानी उसको अपॉइंट किया गया था कि कुछ राहत मिले, उसने राहत ऐसी दी कि पूछो नहीं। वो कह रहा है सर छोड़ो 5.60, ये होनी चाहिए 6.10, स्टैम्प ड्यूटी थी 5.60। एसएससी ने रोना गाया कि कुछ रो करके आंसू देख करके वो पिघल जाएगा, लेकिन उसको क्या पता था कि ये मगरमच्छ के आंसू को पहचान लेगा एओ, है ना, और एओ ने पहचाना, वैल्यूएशन ऑफिसर पॉइंट किया, वैल्यूएशन ऑफिसर 6.10 लाया, कितनी लेंगे, आर यू श्योर कि 6.10, 6,10,000, 5,60,000, चेक तो कर लो, 5,60,000 सही है, चेक तो कर लो 50C एप्लीकेबल है,
4,40,00,000 से ज्यादा है, 5,60,000, और जिसमें से भी आप माइनस कर दोगे 217,941, तो उम्मीद है 342,059 आ जाएगा। 50C से हमेशा उम्मीद रहती है कि एक क्वेश्चन आ सकता है। करीब करीब 1 घंटा 15 मिनट 14 मिनट के आसपास 50C में लगा है अपने को। उम्मीद है आप इसको घर पे भी रिवाइज करने में टाइम लगाएंगे, टाइम देंगे, और एग्जाम में भी करेंगे, है कि नहीं? पक्का? अब चलते हैं आगे। चलिए, अभी टाइम है यार, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, कुछ पूछना तो नहीं है 50C में? पक्का? अच्छा चैप्टर है कैपिटल गेन है, शुरुआत में आपने अच्छा कहा था। अच्छा तो है, इसमें कोई भी खराब बात नहीं है, सब अच्छी बातें हैं, सब कुछ अच्छा है। अब इतना बड़ा कोई सेक्शन नहीं, जैसे 50C बड़ा था ना, अब बड़े नहीं, अब छोटे छोटे। 50C की अपार सफलता के बाद गवर्नमेंट लेके चली आई 50CA। ये 50CA 50 चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, तो बस सेक्शन है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है 50CA। उसमें गवर्नमेंट ने बस इतना लिख दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, कि अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स बेचते हो, क्या बेच रहे हो, और जितने का आप बता रहे हो कि आपने बेचा, वो वैल्यू कम है फेयर मार्केट वैल्यू से, मतलब आप कह रहे हो हमने अनलिस्टेड शेयर बेचे 1 लाख रुपए के, बट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर उन शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू है 1.5 लाख, तो हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 1.5 लाख लेंगे, ना कि 1 लाख। 50CA केवल याद रखना अनलिस्टेड शेयर पे ही एप्लीकेबल है, लिस्टेड शेयर पे एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि जो धांधली होती है वो लोग अनलिस्टेड शेयर पे ही करते हैं। लिस्टेड शेयर पे कैसे करोगे, उसका तो प्राइस रोज डिटरमाइन है, वो तो दिख ही रहा है कि कितने का बिका है। तो इसलिए 50CA अनलिस्टेड पे लाया गया। आपको पता है अनलिस्टेड की अपने आप में एक सेपरेट मार्केट है। आप जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, अगर थोड़ा शेयर्स पे जाते हैं, जैसे लिस्ट लोग कौन से खरीदते बेचते हैं, जो मार्केट लिस्टेड, बट अनलिस्टेड की भी एक मार्केट अलग चलती है, अनऑफिशियल एक मार्केट इसकी भी चलती है, जहां पे लोग ये भी शेयर्स खरीदते हैं उस उम्मीद में ये बढ़ेंगे, इसका भी प्रीमियम निकाला जाता है, इसकी भी प्राइसिंग होती है, इसको भी बीच में बिकवाने के लिए ब्रोकर्स बैठे हैं जिस पे डील करते हैं। बढ़िया काम है अनलिस्टेड शेयर का भी, मेरा एक फ्रेंड है, बढ़िया कमाता है लोगों के, क्योंकि इस पे कोई भाव है नहीं। आप समझ रहे हैं भाव का मतलब? जैसे किसी को खरीदना है, उसने उससे कहा, उसने आगे पता किया, चल रहा है शेयर 100 का, बताते 150 का मिल रहा है, खरीदना मुझे, जल्दी लाइए ट्रांसफर करिए, खरीद लीजिए। नहीं समझे? पर्टिकुलर भाव नहीं है ना उसका, भाव मतलब प्राइस, भाव वो भाव नहीं कि वो भाव खाए बैठी है भाव नहीं दे रही, वो वाले नहीं भाव तो खैर, अनलिस्टेड शेयर के लिए गवर्नमेंट ने क्या कह के रखा है कि सर अगर आप जो बेच रहे हैं वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम का बेच रहे हैं, तो सर हम फेयर मार्केट वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मान लेंगे। पढ़ के देखते हैं, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर इन ए कंपनी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखिए कोई भी कोना छोड़ना नहीं चाहता जहां पे टैक्स चोरी हो जाए, टैक्स बच जाए, तो कह रहा हर तरीके से कुछ ना कुछ लाते रहो, टैक्स लाते रहो, ठीक है ना। इफ एन एसएससी ट्रांसफर अनलिस्टेड शेयर इन ए कंपनी एट लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर, किससे कम में बेचा? फेयर मार्केट वैल्यू से कम। अगर फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा पे बेचते हो तो 50CA एप्लीकेबल ही नहीं है। और यहां पे सर 110% वाली कोई नहीं चेक करी, नहीं 110 कुछ नहीं चेक करना। अगर जो आपने बेचा उसके ज्यादा फेयर मार्केट वैल्यू है तो फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, और अगर उससे कम फेयर मार्केट वैल्यू है, आप कह रहे हो हमने बेचा 1 लाख का, फेयर मार्केट वैल्यू 90,000, तो फिर 50CA एप्लीकेबल ही नहीं गवर्नमेंट करी। तुम कितने का कह रहे हो? 1 लाख, 1 लाख मान लो, समझ गए? घाटे का सौदा नहीं करती गवर्नमेंट। इन सच केस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। यहां तक समझ में आ गया? बाकी 50D एक अलग ही तरीके से है, आपके मतलब कभी नहीं है। मान लीजिए, सपोज करिए ये 50D क्या है, एक रेसिडरी सेक्शन है। सपोज करिए आपने कोई भी कैपिटल एसेट बेचा, कोई भी कैपिटल एसेट बेचा जिसकी सेल कंसीडरेशन आप कह रहे हैं मैं नहीं पता, बड़ा ही अलग तरीके का है, ऐसा होगा नहीं नॉर्मली, प्रैक्टिकल जीवन में ये नहीं मानेगा, लेकिन तब भी आप कह रहे सर सेल कंसीडरेशन हमें पता नहीं या निकाली नहीं जा सकती। आप समझ पा रहे हैं बात को ना? आपने कोई चीज किसी के लिए बेची, किसी को बेची, और बदले में
उसने आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी, कुछ भी ऐसा कर दिया जिसकी सेल कंसिडरेशन नहीं निकाली जा पा रही। अब ऐसे में लॉ मेकर कह रहे हैं सर परेशान ना होइए, जो चीज आपने बेची है हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी सेल कंसिडरेशन ले लेंगे, लेकिन तब जब एक्चुअल कंसिडरेशन अगर नहीं पता है, एट्रीब्यूटेबल नहीं है या डिटर्मिनेबल नहीं है, निकाली नहीं जा सकती। बट ये प्रैक्टिकल जीवन में भी जल्दी नहीं देखने को मिलता और थ्योरेटिकल जीवन में तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलने वाला। बट डाला इसलिए जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कोई केस आ जाए और टैक्स देने से बच जाए, आप कोई केस ऐसा बन जाए प्रैक्टिकली और जहां पे आप कह रहे वैल्यू नहीं पता, नहीं निकाली जा सकती, और आप कह रहे जब नहीं निकाली जा सकती तो बात खत्म हो गई, क्योंकि मैंने आपको समझाया था दो बातें चाहिए होती हैं कैपिटल गेन के लिए, एक सेल कंसिडरेशन, एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आप कह रहे सेल कंसिडरेशन जब नहीं निकल सकती तो काय का कैपिटल गेन, तो लॉ मेकर ने इसलिए अपने बचाव के लिए पहले से 50D डाल के रखा है कि कभी अगर ऐसा हो गया तो फिर जितनी जो चीज बेची उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही ले लेंगे। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगला, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। याद करो आपने जब इंडेक्सेशन पढ़ा था, वाले नोट्स निकालो ना, इंडेक्सेशन पढ़ा था तो वहां पे मैंने ब्रैकेट में लिखा था कि इंडेक्सेशन करने का तरीका बताता है सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48। देखो ना, जहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूटेशन लिखा था, हाउ टू कंप्यूट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला आपको, जहां पे उसका परफॉर्मा मैंने सिखाया था, वहां पे क्या लिखा था पढ़ो ना एक बार, कोई रीड करो। सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो सेक्शन 48 का सेकंड प्रोविजो है वो कहता है कि जब लॉन्ग टर्म निकलेगा तो इंडेक्सेशन होगा, तभी हम लोग इंडेक्स कर रहे थे। लेकिन उसी के बाद मैंने आपको एक और नोट भी पढ़ाया था कि इन केसेस में इंडेक्सेशन नहीं होता, याद है आपको, जहां पे एक पढ़ाया था सेक्शन 112 ए लगेगा तो इंडेक्सेशन नहीं होगा। देखो ढूंढो ना कहां लिखा था, मिल गया। बॉन्ड्स और डिबेंचर में इंडेक्सेशन नहीं होता। स्लम सेल सेक्शन 50 भी जो लास्ट टाइम में पढ़ भी लिया हम लोगों ने, उसमें भी इंडेक्सेशन नहीं होता। और फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 में भी इंडेक्सेशन नहीं होता। आज वो दिन आ गया है जहां मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 आखिर है क्या, समझ गए। सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 क्या है, लॉन्ग टर्म करते निकालते समय इंडेक्सेशन होगा। फर्स्ट प्रोविजो क्या है, और फर्स्ट प्रोविजो इंडेक्सेशन नहीं होता, ये तो आप पहले ही समझ गए, बट फर्स्ट प्रोविजो है क्या जरा समझिएगा। अगर किसी नॉन रेसिडेंट ने, किसने, पहली बात तो फर्स्ट प्रोविजो केवल नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है, रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल ही नहीं। अगर किसी नॉन रेसिडेंट ने इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स खरीदे हैं फॉरेन करेंसी यूज करके, क्या यूज करके, हमारी तो अच्छी बात है, फॉरेन करेंसी यूज करके आप खरीदेंगे, हमारे यहाँ रेवेन्यू आएगा, रिजर्व आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर आपने नॉन रेसिडेंट हैं, आपने इंडियन कंपनी के शेयर या डिवेंचर खरीदे हैं बाय यूटिलाइजिंग फॉरेन करेंसी, और बाद में आप जब भी वो शेयर या डिवेंचर को बेचोगे तो जो आपका कैपिटल गेन निकाला जाएगा वो उसी फॉरेन करेंसी में निकाला जाएगा जिस फॉरेन करेंसी को यूज करके आपने वो शेयर या डिवेंचर एक्वायर किए। मतलब अगर डॉलर यूज करके उस समय पे खरीदे थे तो बेचते समय आपका कैपिटल गेन भी डॉलर में कंप्यूट होगा। पाउंड यूज करे थे तो पाउंड में, यूरो यूज करे तो यूरो में, या कोई और कोई करेंसी, जो करेंसी यूज करी थी उसी करेंसी में कंप्यूट होगा। मतलब सेल कंसिडरेशन, जैसे आप मान लो डॉलर पहले यूज करे थे तो सेल कंसिडरेशन डॉलर में निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डॉलर में निकालेंगे, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है तो डॉलर में निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जल्दी आती नहीं है शेयर और डिवेंचर में, तो उसकी बात हम नहीं करते। तो जाहिर सी बात है जो मेरा कैपिटल गेन आएगा, मे बी लॉन्ग टर्म, मे बी शॉर्ट टर्म, डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग, वो डॉलर में आएगा, यानी फॉरेन करेंसी में ही आएगा। बट जो हम टैक्स देंगे इंडिया में वो तो रुपए में देना होगा। जो कैपिटल गेन आएगा फॉरेन करेंसी में आएगा, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा दोबारा इंडियन करेंसी में, और जब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब सर करने क्या वाले हो, करने ये वाले हैं कि सब कुछ फॉरेन करेंसी में, कैपिटल गेन आ गया फॉरेन करेंसी में, बाद में उसको कन्वर्ट कर देंगे इंडियन करेंसी में। बट ऐसे में जब क्वेश्चन आपको देगा ना एग्जाम में, तो आपको वो सेल कंसिडरेशन रुपए में देगा, वो आपके साथ थोड़ा सा ना मजाक करेगा।
कहेगा ये लो रुपए में सेल कंसीडरेशन, कॉस्ट आपको रुपए में दे देगा, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर अगर है तो वो भी रुपए में दे देगा, और कहेगा कैपिटल गेन निकालो। बट आप क्या करोगे, आप समझदारी दिखाओगे, आप पहले जो सेल कंसीडरेशन रुपए में दी है उसको कन्वर्ट करोगे फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी का रेट देगा, ये याद नहीं करके जाना होगा, वो रेट देगा फॉरेन करेंसी का। तो हम सेल कंसीडरेशन को कन्वर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी में, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को भी कन्वर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी कन्वर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी में, कैपिटल गेन आएगा जाहिर सी बात है फॉरेन करेंसी में आएगा, फिर उसको रिकन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में, क्योंकि कैपिटल गेन तो टैक्स तो यहाँ पे जो देना है वो इंडिया में देना है, इंडियन करेंसी में। कैपिटल गेन जो आएगा फॉरेन में आएगा, क्योंकि रीजन भी हमने सेल कंसीडरेशन लेट्स से फॉरेन करेंसी में डॉलर मिली, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर डॉलर में लिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डॉलर में ली, तो माइनस करके जो बचेगा वो भी डॉलर ही तो बचेगा। कैपिटल गेन जो आया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डॉलर में आया, बट उसको रिकन्वर्ट करेंगे रुपए में। अभी तक आपके दिमाग में एक सवाल आ गया होगा, आपके दिमाग में सवाल यह आया होगा कि सर जब बाद में रुपए में कन्वर्ट करना ही है तो पहले काहे आप फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करा रहे हो, डायरेक्टली हम रुपए में ही निकाल दें। पहले आप कह रहे हो सर सेल कंसीडरेशन उसने रुपए में दी होगी तो उसको कन्वर्ट कर देना फॉरेन करेंसी में, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को फॉरेन में, इसको फॉरेन में, कैपिटल गेन फॉरेन, फिर आप फिर रुपए में ट्रांसफर कर देना, तो डायरेक्ट रुपए में निकालो, खत्म। आंसर तो एक ही आएगा। नहीं बेटा नहीं, टैक्स आपकी सोच से परे है। आप 2 कदम सोचते हो, 20 कदम सोचती है। कह रही नहीं सर आंसर अलग आएगा। हमने सर आंसर कैसे अलग आएगा, कह रही बता रहे, कह रही सर हम जो सेल कंसीडरेशन लेंगे रुपए में दी होगी, उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, फॉरेन करेंसी, सर हम उसके लिए यूज करेंगे एवरेज रेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं, कह रहा देखो भैया देखो, ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में वो आपको रेट देगा कि $1, देखना ध्यान से, डॉलर भी हो सकता है, पाउंड भी हो सकता है, कुछ भी, $1 लेट से 80/81 का है। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? अब ये क्या है सर, $1 80 का लिखा होता केवल आपने तो हम समझ पाते सर, सिर्फ 80 का लिखा होता, अगर आपने मान लो हमने ये लिखा होता, ये तो समझ पा रहे हो ना, ये क्या है, $1 इज इक्वल टू 80, मतलब 80 रुपए में $1। और सर फिर ये क्या लिख दिया आपने, 80/81। 80/81 का मतलब है कि होता क्या है, बैंक वगैरह जो भी होते हैं ना, बैंक और जो भी फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, कन्वर्टर होते हैं, करेंसी एक्सचेंजर होते हैं, मनी चेंजर, ये हमेशा 2 रेट देके चलते हैं, एक बाइंग रेट होता है, एक सेलिंग रेट होता है। कभी आपने घर पे कबाड़ बेचा है, कबाड़ स्क्रैप बेचा है? हाँ, बताते जाना हमको जो चीज ना समझ में आए। अच्छा वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको पैसे दे के जाता है, बाकी तो लोग लेके जाते हैं। अच्छा वो क्यों दे के जाता है, वो आपको अपने पैसे, इतने अनमोल पैसे क्यों दे के जा रहा होता है? वो आगे बेचता होगा ना, आपसे कबाड़ खरीदता है, पेपर खरीदता है, जैसे न्यूज पेपर आपने दे दिया, कितने रुपए मान लो, पता नहीं हमको, 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, चलो 20 रुपए किलो आपसे खरीद लिया उसने, हाँ अपना वाला तो 15 खरीद के जाता है, देखना यार वो ये करीब 20 रुपए तो मान लो 20 में खरीद लिया उसने, ठीक है, अब वो 20 में खरीद के आगे जाके बेचता होगा, कितने में बेचता होगा, 20 से ज्यादा में कि कम में, ज्यादा में, 22 में, 23 में, 25 में, तभी तो उसका बीच का जो बचता है वो मुनाफा होता है। तो कुछ देर के लिए ऐसे समझ लो कि जो फॉरेन करेंसी है वो कबाड़ है नहीं, लिखना नहीं कहीं पे, समझने के लिए फॉरेन करेंसी को कबाड़ के तरीके समझ लो, और जो खरीद रहे हैं बैंक वो है कबाड़ी वाला। तो कबाड़ी वाला जब भी आपसे खरीदेगा तो सस्ते पे खरीदेगा, और किसी को बेचेगा तो महंगे पे। लेट से मान लो एक इंपोर्टर है, इंपोर्टर ने कहीं से कोई चीज इंपोर्ट करी, बाहर से जब हम इंपोर्ट करा, बिल आया, अच्छा बाहर वाली कंट्री बड़ी समझदार है, जैसे हम यूएस वगैरह से कहीं से कुछ इंपोर्ट करते हैं ना, वो अपनी करेंसी बिल बना के बेचते हैं, वो कहते हैं फॉरेन फ्लक्चुएशन आप झेलिए, हम नहीं झेलेंगे। बाहर से बिल आया $100 का, अब मैं तो इंडिया में बैठा हूं, मेरे पास तो है नहीं, मैं बैंक जाऊंगा, मैं कहूंगा बैंक से हमसे रुपए ले लो और हमको डॉलर दे दो। आप समझ रहे हैं, मैं डॉलर खरीदूंगा बैंक से, यानी बैंक बेच रहा हूं, बैंक मेरे को बेचेगा तो बैंक कहेगा 81 का रेट लगेगा, 81 रुपीज दीजिए और $1 लीजिए।
जितने भी चाहिए उसके हिसाब से 81 में दे दूंगा, उतने डॉलर मेरे को दे देगा। और वहीं कोई एक्सपोर्टर होता है, एक्सपोर्टर क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, उसके पास फॉरेन करेंसी आती है। मान लीजिए आप एक्सपोर्टर हैं, आपके पास फॉरेन करेंसी आ गई, आपकी जेब में $100 है, आप बैंक गए, अब यहां से डॉलर तो चलते नहीं है, आपको मैकडी में जाके पिज्जा खाना है, यहाँ तो गांधी जी चलेंगे, डॉलर कैसे चलेंगे? तो आप डॉलर का क्या करोगे, आप बैंक गए, आपने कहा ये डॉलर ले लीजिए और हमको क्या दे दीजिए, रुपए। तो आप डॉलर बेच रहे हो, बैंक क्या कर रहा है, डॉलर आपसे खरीद रहा है। बैंक आपसे डॉलर लेगा और आपको पैसे देगा, लेकिन बैंक आपसे क्या 80 देंगे। बैंक खरीदते समय 80 देता है, बेचते समय 81 लेता है, तभी तो बीच का फायदा है उसका। ये बैंक हो, कोई भी इंटरमीडिएटरी हो, हमेशा दो रेट होते हैं, एक दिन पे दो रेट, और ये डेली बेसिस पे रेट चेंज होते हैं। आरबीआई की साइट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे रेफरेंस रेट मिलता है, उसी पे ये अपना स्प्रेड जोड़ते हैं, स्प्रेड मतलब प्रॉफिट जोड़ करके अपना रेट बताते हैं। तो एक हो गया बाइंग रेट, एक हो गया सेलिंग रेट। और प्यार से बोले तो एक होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, इसका फुल फॉर्म, एक होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट, टीटीबीआर, टीटीएसआर, टीटीबीआर, टीटीएसआर। टीटीबीआर का फुल फॉर्म टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। तो जैसे मान लीजिए 80 है और दूसरा 82 मान लेते हैं, आपके लिए सिंपल रहे, तो ये हो गया हमारा बाइंग रेट, बी फॉर बाइंग रेट, और ये हो गया हमारा सेलिंग रेट। और एक होता है एवरेज रेट, ये हमें खुद निकालना पड़ता है, बैंक नहीं देता। एवरेज निकालने कैसे निकालते हैं किसी चीज का एवरेज, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, 80 प्लस 82 डिवाइड बाई 2, 81, इसीलिए मैंने 82 कर दिया कि आपको कैलकुलेटर वगैरह ना उठाना पड़े, सिंपल रहे। एवरेज रेट 81, और ये भी हर दिन पे चेंज होता है। फॉरेन करेंसी का रेट सेम होगा क्या, आज जो है 1 महीने पहले जो था 1 महीने बाद जो होगा चेंज होगा। अब आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा तो आपको एक रेट दिया होगा सर कि खरीदा जब उसने था शेयर, उस समय ये रेट चल रहा था, $1 इतने रुपए का था, खरीदने का भी बेचने का भी, दोनों बाइंग और रेट सेलिंग रेट। बेचते समय सर इतना चल रहा था, जब उसने बेचने की सोची तब इतना चल रहा था, जब उसकी शादी हुई तब इतना रेट चल रहा था, जब उसके बच्चे हुए तब इतना रेट चल रहा है। आपको बहुत सारे रेट दे देगा, आपको उनमें से अपने लिए अच्छा सा रेट ढूंढना है एज पर लॉ। लॉ क्या कहते हैं, इनकम टैक्स लॉ क्या कहते हैं, इनकम टैक्स लॉ कहते हैं कि सर जब आप सेल कंसीडरेशन को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, आपको एग्जाम में दी किस पे होगी, रुपए में, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी। फिर जब सेल कंसीडरेशन को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो एवरेज रेट लेना, वो भी एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं, एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। वो दिया होगा क्वेश्चन, हमें तो बस सही उठाना पड़ेगा। एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर जो एवरेज रेट है उसको यूज करके हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें सेल कंसीडरेशन। सर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर भी जो रुपए में दिए हो उसको भी सेम फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए एवरेज रेट उठाते हैं, ये सब लिखा मिलेगा, पढ़ाऊंगा एवरेज रेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। लेकिन सर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है, कॉस्ट ऑफ, वो भी रुपए में दी होगी, उसको कन्वर्ट करने के लिए भी एवरेज रेट ही उठाते हैं, बट नॉट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो फिर एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब आपने वो शेयर या डिबेंचर खरीदे थे, फॉरेन करेंसी यूज करके, आप नॉन रेसिडेंट थे, आपने शेयर या डिबेंचर खरीदे थे, उस दिन पे जो फॉरेन करेंसी का रेट था उसका एवरेज आपको दिया होगा। आप समझ गए, दोनों अलग अलग होंगे सेम होंगे, अलग अलग होंगे, उसको यूज करके आप कन्वर्ट कर दो। मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा, टेंशन ना लो, क्वेश्चन करा दूंगा, पहले समझा तो दूं तब तो क्वेश्चन लायक बन पाएंगे। जब सब कुछ हो जाएगा तो अपने आप आपका कन्वर्ट होकर के जो कैपिटल गेन निकलेगा वो फॉरेन करेंसी में निकलेगा, इसमें निकलेगा, और फिर उसको रिकन्वर्ट करेंगे रुपए में। जब रुपए में रिकन्वर्ट करेंगे तो लॉ मेकर कहता है उस दिन यूज करिएगा टीटीबीआर। हमने कहा एवरेज रेट हर जगह यूज करें, कह रहा नहीं आप एवरेज नहीं, अब टीटीबीआर एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वाला। जैसे इसमें अगर मान लो एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर 80 और 81 है, तो बीआर कौन सा होता है, बाइंग रेट हमेशा कम होता है, बाइंग रेट कौन सा हुआ, 80 यूज करिएगा टीटीबीआर। अब आप बताओ, आपके दिमाग में जो डाउट आया था कि फिर फायरकी क्या पड़ेगा, कन्वर्ट करें ना करें, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, रेट चेंज हो रहे हैं, है ना। ये बात मैं आपको पहले पढ़ा दूं, थोड़ा सा आपके दिमाग तक पहुंचा दूं क्या है ये सेक्शन, या आप कहें तो इसको नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू कर लें, बट तब तक इतना ये सब तो नहीं खा जाओगे कि एक बाइंग होता है, क्योंकि आप लोग फटाफट जाकर के तुरंत रोटी में लगा के ए बाइंग गया अंदर, ये चलेंगे, अगली क्लास में बिल्कुल
ब्लैंक होके नहीं आना, ये करके और ये पढ़ के आना, ये थोड़ा सा पढ़ के आओगे ना तो आपको थोड़ी सी स्पीड जस्ट मिलेगी, फिर एक क्वेश्चन भी अपन लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।